So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and in this particular video we will be talking about the one short lecture of digestion and absorption, which is one of the most important chapter of human physiology and it forms the fundamental base of human physiology. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप हर चीज को बेहतर तरीके से कंसेप्चुअलाइज कर पाएं और इस चैप्टर से आने वाले हर क्वेश्चन को आप लोग आसानी से टैकल कर पाएं. So let's proceed with the content guys. अभी तक अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं. मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली ओजोन क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी येट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल देन विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. यू कैन डायरेक्टली सर्च इट आउट एंड यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. और अगर अभी तक आपने मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो. द लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नर्चरिंग ब्रेन्स नाम से चैनल है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है फॉर यू गाइज इन सम डेज. सो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे आप कुछ मिस ना करो. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. सबसे पहले हम लोग बेसिक बातों पे ध्यान देंगे कि आखिर हम लोग फूड खाते क्यों हैं, क्या फूड की रिक्वायरमेंट है, क्या फूड की रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनिज्म को है और अगर हर ऑर्गेनिज्म को है तो इस फूड के इंपॉर्टेंट या फिर एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. तो पहली बात यह है कि फूड की रिक्वायरमेंट सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है विदाउट एनी एक्सेप्शन. क्यों? क्योंकि जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं तब तक वो चीज आपकी बॉडी में ऑक्सीडाइज नहीं होगी और जब तक कोई चीज ऑक्सीडाइज नहीं होगी तब तक वो आपको एनर्जी या फिर एटीपी नहीं दे पाएगी. हम लोगों ने रिसेंटली रेस्पिरेशन पढ़ा है और अब हम एटीपी प्रोडक्शन को बखूबी जानते हैं. आपकी बॉडी में समझ लीजिए ग्लूकोज आया, ग्लूकोज पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, आपका ग्लाइकोलिसिस होगा जो कि अनाएरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है. सो देयर इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर ग्लाइकोलिसिस. लेकिन उसके बाद अगर आपको क्रैब साइकिल या ईटीएस करवाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी होनी चाहिए. सो आपका जो ऑक्सीजन है वो फूड को ऑक्सीडाइज करेगा कंप्लीटली और बहुत सारी एटीपी जो है आपको पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगी. सिमिलरली आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन भी हो सकते हैं और फैट भी हो सकते हैं. यानी आपके फूड के जो एसेंशियल कंपोनेंट है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट सबसे मेजर होते हैं जो कि आपको एनर्जी देने का काम करते हैं. साथ ही आपकी बॉडी बिल्डअप में भी काम करते हैं, आपके ग्रोथ में भी काम करते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को भी और बेहतर बनाते हैं. क्योंकि आप इस फूड के साथ साथ लेते हो विटामिन एंड मिनरल्स जो कि आपको अलग अलग फल फ्रूट से मिलता है. इन विटामिन का काम क्या रहता है? ये विटामिन बेसिकली आपके को एंजाइम्स तैयार करते हैं. अगर आप किसी एंजाइम की बात करो, समझ लो कि मैं यहां पर एक एंजाइम की बात करता हूं. ओके, दिस एंजाइम इज लेट्स से इनएक्टिव. इस इनएक्टिव एंजाइम को मैं क्या बोलता हूं प्यार से? एपो एंजाइम. इस एपो एंजाइम पर एक नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट लगा हुआ होता है. ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट यहां पर लगा हुआ रहता है इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे मैं बोलता हूं कोफैक्टर. और जब ये दोनों आपके एसोसिएट हो जाते हैं, दिस एपो एंजाइम एंड दिस कोफैक्टर टुगेदर दे आर एक्टिव. ओके, क्योंकि पहले जो आपका एपो एंजाइम था ये आपका इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहता है. सो ये जो एक्टिव एंजाइम है इसको बनाने के लिए जो कोफैक्टर लगा, द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एन एंजाइम, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. ये कोफैक्टर आपका कोई मेटल आयन भी हो सकता है, ये कोफैक्टर आपका कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, ये कोफैक्टर आपका कोई कोएंजाइम भी हो सकता है. और ये जो कोएंजाइम होता है ना दोस्तों, ये कौन बनाता है? ये कोएंजाइम बेसिकली कौन बनाता है? आपके विटामिन. इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा विटामिन भी लेना जरूरी रहता है. और ये जो मेटल आयंस है ये कौन बनाता है? आपके मिनरल्स. सो विटामिन और मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी में? क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे आपके काफी सारे एंजाइम्स इनएक्टिव ही पड़े रहेंगे और अगर वो इनएक्टिव हैं तो ये मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन शो नहीं कर सकते. और मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा नहीं तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं हो सकती. क्योंकि जब आपकी बॉडी में ऑप्टिमम रिएक्शंस ही नहीं हो पा रहे तो आप किसी भी चीज को ठीक तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, सो फूड की रिक्वायरमेंट सबको है और फूड के मेजर पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन जो आपकी बॉडी के बिल्डअप में हेल्प करते हैं एंड फैट जो आपके बहुत ही अच्छे एनर्जी रिसोर्स हैं लेकिन इसके साथ साथ ही आपके स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं. विटामिन और मिनरल क्यों यूज होते हैं? क्योंकि आपके कोफैक्टर का काम करते हैं और ये स्मॉल क्वांटिटीज में आपको चाहिए रहते हैं. अगर इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है यानी इफ यू विल ईट एक्सेसिव विटामिन देन देयर विल बी अ डिसऑर्डर इन योर बॉडी दैट इज कॉल्ड एज हाइपरविटामिनोसिस. यानी आपकी बॉडी में एक बीमारी हो जाएगी जहां पर आपकी बॉडी में एक्सेस विटामिन की प्रेजेंस होगी जो आप कभी मेटाबोलाइज नहीं कर पाओगे. वो आपके रिएक्शंस को, आपके मेटाबॉलिज्म को जो है ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका बहुत ही भारी परिणाम भुगतना पड़ सकता है. ओके, आपने एक मीम पक्का देखा होगा कि आप पोलर बियर का लीवर नहीं खा सकते. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स
हाइपर अमाउंट ऑफ विटामिन ए। सो अगर आप पोलर बियर का लीवर खाते हो तो आप विटामिन ए की एक्सेसिवनेस की वजह से मर जाओगे, एंड दैट इज अ ट्रू थिंग, राइट। सो आपको जो है विटामिन उतने ही चाहिए रहते हैं जितनी बेसिकली रिक्वायरमेंट है, आप उतने ही खाइए। फूड जो है बेसिकली इससे आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, तभी आपको एटीपी मिलेगी। और यहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। समझ लीजिए कोई टिश्यू जो है वो आपका इंजर हो गया या फिर ट्रॉमा हो गया कोई, तो वहां पर रिपेयरमेंट के लिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके बॉडी के काफी कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फूड से आते हैं, और आपकी जो नॉर्मल ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करने के लिए आपको फूड की, विटामिन की, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। वाटर जो आप पीते हो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर आप एक सेल की बात करोगे तो सेल में आपका मोर देन 70% कंटेंट इज वाटर, एंड दैट वाटर विल हेल्प द सेल टू मेंटेन इट्स मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट। उस वाटर में यानी उस साइटोप्लाज्म में ही बेसिकली आपके सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में सेल वाले चैप्टर में एक फ्रेज यूज किया हुआ है दैट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द मेन एरिना ऑफ अ सेल कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सो वहां पर उस मेन एरिना में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कराने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? वाटर की, बिकॉज वाटर प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर ऑल दीज रिएक्शंस टू टेक प्लेस। इसके अलावा आपकी बॉडी को यह डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन वगैरह हो गई तो आप लोग कभी भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट रिप्लेनिश योर बॉडी विद अ लॉट ऑफ वाटर। इसीलिए वाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक दिन भी आप लोग बिना पानी के नहीं जी सकते, आप लोगों को पानी बार बार चाहिए रहता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े, यानी जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो आपने फूड के थ्रू खाए हैं, ये आपके डायरेक्टली बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ता है? हमें इन्हें ब्रोक करना पड़ता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस so that they could be absorbed in the digestive system and they could be utilized in a better way. So एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स फूड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, यानी एब्जॉर्ब होने लायक छोटे छोटे टुकड़ों में जब इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे आप लोग डाइजेशन बोलते हो। अब बड़े फूड को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसके दो तरीके हैं। पहला मैकेनिकल, यानी आपने एक फूड का टुकड़ा खाया और आपने उसे चबाया, ओके, यू आर चीविंग इट, ओके, एंड यू आर मिक्सिंग इट विद योर सलाइवा, सो दैट यहां पर क्या हो रहा है? अगर मैं सिर्फ माउथ की बात करूं तो आपके दांतों से उसे काटने की वजह से उसके कंपोनेंट छोटे हो रहे हैं। सो दिस इज द मैकेनिकल चर्निंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके मुंह में जो सलाइवा है वो आपके फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने लग जाएगा, यानी केमिकल्स भी यहां पर एक्ट करते हैं। तो टोटल आपका जो डाइजेशन है ये दो तरीके का हो गया। एक आपका मैकेनिकल कन्वर्जन हो रहा है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का सिंपल कंपोनेंट्स में, और एक आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि इनको केमिकली तोड़ रहा है। ओके, सो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स जो है बेसिकली यूटिलाइज किए जाते हैं टू डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। ओके, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका अगली फिगर में शो किया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करें, सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक आपका बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, यानी पूरी की पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस, वो पूरी पाइप हो गई। उसके साथ साथ आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ओके, जो अपनी सिक्रीशंस देंगे टू डाइजेस्ट द फूड। सो एलिमेंट्री कैनाल और उनके साथ एसोसिएटेड जितने भी ग्लैंड्स हैं, इन सबको आप लोग कंबाइन करके क्या बोलते हो? इनको कंबाइन करने से बनता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट। एलिमेंट्री कैनाल की अगर आप बात करो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो ये बिगिन होती है फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग। एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट पे जो आपकी ओपनिंग है ये है आपका माउथ, और ये एंड कहां पर होगी? आपके एनस पे। सो पोस्टीरियरली ये आपका एनस पे एंड हो जाएगी। माउथ जो है, जब आप माउथ से कुछ खाओगे तो वो कहां पर जाएगा? वो आपका बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा या ओरल कैविटी के अंदर जाएगा। ओरल का मतलब भी माउथ होता है बेसिकली। सो जो आप माउथ से खाओगे, इस ओपनिंग से आप जो भी खाओगे वो आपका बक्कल कैविटी में पहुंच जाएगा या आपका ओरल कैविटी में पहुंच जाएगा। और आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बक्कल या ओरल कैविटी में? आपकी मस्कुलर टंग प्रेजेंट है और इसके साथ साथ आपके टीथ प्रेजेंट हैं। ओके, सो नंबर ऑफ टीथ आपको ओरल कैविटी में देखने को मिलेंगे और मस्कुलर टंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यानी जो आपका जबड़ा है इसके सॉकेट के अंदर टीथ आपके एम्बेडेड यानी गड़े हुए होते हैं, तो उनको उखाड़ना इतना आसान नहीं रहता। सो दैट्स वाई आपके टूथ को क्या बोलते हो आप लोग? थिकोडोंट। ओके, थिकोडोंट मतलब इट इज द टाइप ऑफ डेंटिशन जहां पर आपके दांत सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर गड़े हुए रहते हैं। इस टाइप की डेंटिशन को आप थिकोडोंट बोलते हो।
मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में क्या होता है, बेसिकली आपके दो सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट रहते हैं। आपने देखा होगा बचपन में आपके दांत जो है सारे के सारे टूट जाते हैं, उसे आप कहते हैं मिल्की टीथ, ओके, या फिर आप कहते हो टेम्परेरी टीथ, या फिर आप कहते हो डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब पतझड़। सो जैसे पतझड़ वाले पेड़ों में पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही थोड़े टाइम के बाद आपके मिल्की टीथ भी झड़ जाते हैं, और इन्हें रिप्लेस कर देता है कौन, आपके परमानेंट टीथ या फिर आपके अडल्ट टीथ। सो ये दो तरीके के सिंस टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके की डेंटिशन को आप क्या बोलते हो, डायफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है, टू, इसका मतलब दो अलग अलग टाइप के दांत आपके पास आए, एक मिल्क टीथ और एक अडल्ट टीथ, या फिर एक डेसिडुअस टीथ या फिर एक परमानेंट टीथ, ओके। एक अडल्ट ह्यूमन को देखोगे तो इसमें 32 परमानेंट टीथ मिलते हैं, जो कि 4 डिफरेंट टाइप के हैं। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, हेट्रो। सो इस डेंटिशन को आप लोग क्या बोलोगे, हेट्रोडोंट डेंटिशन। इस पे ऑलरेडी पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर डेंटिशन कैसी होती है, हमारे अंदर जबड़े हैं तो थिकोडोंट हो गई, अलग अलग टाइप ऑफ टीथ है तो हेट्रोडोंट हो गई, और दो अलग अलग सेट ऑफ टीथ होते हैं तो डायफायोडोंट भी हो गई। हमें ये तीनों कंडीशन देखने को मिलती हैं। सो हेट्रोडोंट है तो कौन कौन से टाइप के टीथ हमें मिलते हैं, आपके इंसीजर्स, आपके कैनाइंस, आपका प्रीमोलर और आपका मोलर। और जब आप इनको अरेंज करते हो इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड एज ICPM, तो आप इनका डेंटल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ICPM के ऑर्डर में आप इन्हें लगाओगे, अपर या लोअर जॉ में हाफ टीथ को अगर आप कंसिडर करोगे तो आप इनका डेंटल फॉर्मूला लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 1 2 3 2 1 2 3, तो क्या हुआ देखो, बेसिकली यहां पर 2 1 2 3, तो ये क्या हुआ, अपर हाफ का आपने देखा, यानी समझ लो यहां पर 4 आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सो यहां पर क्या है, आपका 2 1 2 3 प्रेजेंट है, इसके नीचे लिखा हुआ है 2 1 2 3, सो ये लोअर हाफ का हो गया। अगर ये हाफ का है तो यहां पर भी 2 1 2 3 होगा, और यहां पर भी आपका 2 1 2 3 होगा। टोटल दांत कैलकुलेट करके देखो, 2 और 1 3 + 2 5 और 8, तो 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर, 16 16 32, सही आ गया आपका फॉर्मूला। इसका मतलब ये फॉर्मूला एग्जैक्टली करेक्ट है। आप अपने हाफ साइड की, चाहे ऊपर वाला हो जॉ या फिर लोअर जॉ हो, इनमें आप हाफ साइड की जो दांतों की ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेसिकली किस ऑर्डर में लिखते हो, ICPM के ऑर्डर में लिखते हो, दैट इज इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये कितने हुए, 2 1 2 3। यानी जब आप अडल्ट टीथ की बात करोगे तो दो आपके इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। ये आपको यहां पर जो है ठीक तरीके से समझना था। ऑलराइट, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फ्रेज विच इज गिवन इन NCERT। जो दांत का आपका हार्ड चीविंग पार्ट रहता है, जो चबाने के काम आता है, वो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी का बनता है, दैट इज इनामल। ओके, सो इनामल वो पार्ट है जो आपकी बॉडी में या फिर आपके टीथ में जो चबाने के काम आता है। ओके, सो ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड में काम करता है। टंग जो है ये फ्रीली मूवेबल रहती है, क्योंकि मस्कुलर है तो ये फ्रीली मूव कर सकती है, नीचे से ये अटैच होती है आपकी, लेकिन ओके अगर आप देखोगे ये टंग अगर आप देखोगे तो वो नीचे से अटैच्ड है। सो मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट रहता है, जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर से कनेक्टेड रहता है। ओके, फ्लोर से कनेक्टेड रहता है ओरल कैविटी के बाय अ पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज फ्रेनुलम। यानी फ्रेनुलम क्या है, फ्रेनुलम एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके टंग को ज्वाइन कर रहा है टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ओके, अपर सरफेस जो होता है टंग का, इसके ऊपर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको आप लोग कहते हो पेपिले, और इन पेपिले में से कुछ के ऊपर आपके टेस्ट बड प्रेजेंट रहते हैं, जिससे आप किसी भी चीज का टेस्ट जो है एनालाइज कर पाते हो। यानी जरूरी नहीं कि हर पेपिला आपका टेस्ट बड को गिव राइज करे, लेकिन आपके कुछ जो पेपिला हैं, इसीलिए यहां पर सम वर्ड लगाया गया है, कुछ जो आपके पेपिला हैं वो आपके टेस्ट बड को गिव राइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहां पर देखो आपका क्या क्या बताया हुआ है। ये आपका माउथ है, ये ओपनिंग आपकी माउथ है। इसके बाद जैसे ही आप लोग अंदर जाओगे आप लोग यहां पहुंच गए। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज व्हाट, ओरल कैविटी और द बक्कल कैविटी, ये जो आप यहां पर देख रहे हो। ओके, यहां पर आपके टीथ भी प्रेजेंट है और आपकी मस्कुलर टंग भी प्रेजेंट है। यहां पर आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपके सलाइवा सिक्रीट करते हैं। पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपका चीक के पास प्रेजेंट रहता है, दूसरा आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ओके, और तीसरा आपका सब लिंगुअल जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है, जो कि यहां पर आपको दिखाए हुए हैं। ओके, सो माउथ हो गया, ओरल कैविटी हो गई। इसके बाद यहां पर एक शॉर्ट फेरिंग्स होता है जहां पर आपकी बक्कल कैविटी ओपन होती है। फेरिंग्स की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बात क्या है कि फेरिंग्स जो है ये आपका कॉमन ओपनिंग है। इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फूड एंड एयर।
दोनों फूड और एयर जो है यहां पर आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका ट्रेकिया यानी विंड पाइप भी खुलेगा और इसके अंदर आपका ईसोफिगस यानी फूड पाइप भी खुलेगा। सो फेरिंग्स जो है एक कॉमन पार्ट है। इसके आगे जो है आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे आप एपिग्लॉटिस बोलते हो। जब आप स्वेलो करते हो फूड को, ओके, यानी आप जब फूड को गटक जाते हो तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, आपके फूड की एंट्री विंड पाइप में प्रिवेंट करता है, जिससे आपकी विंड पाइप कहीं ब्लॉक ना हो जाए। काफी बार आपको खाते खाते खांसी वासी आ जाती है, तो आपका क्या होता है, बेसिकली वहां पर इरेगुलर मोशन हो जाती है एपिग्लॉटिस की। तो काफी बार आपका क्या रहता है, खाना जब विंड पाइप में जाने की कोशिश करता है तो आपको बेसिकली खांसी आती है, जिस वजह से आप लोगों को बेसिकली पानी पी के उसे डाइवर्ट करना पड़ता है टू द फूड पाइप। ऑलराइट, सो दिस इज द ईसोफेगस विच इज द लॉन्ग पाइप विच इज शोन ओवर हियर, और ये आपका डायफ्राम के नीचे कहां खुल जाता है, स्टमक में। सो ये आपका स्टमक है जो कि आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। सो ये हमेशा कहा जाता है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका लेफ्ट में होता है, स्टमक भी, और आपका हार्ट भी आपका लेफ्ट साइड में रहता है, इसीलिए ये कहावत कही गई है। तो आप इससे एनालॉजी बना सकते हो कि स्टमक आपका है किस साइड में। ओके, ये आपका लीवर है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ओके, सो ये भी आपका क्या करेगा, बाइल वाइल जूस जो है बनाएगा यहां पर, और ये बाइल जूस जो है आपका स्टोर होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। सो गॉल ब्लैडर जो है इसमें आपका बाइल जूस स्टोर और कॉन्सेंट्रेट होगा। सो ये आपकी जो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, बेसिकली इसे क्या बोलते हैं आप लोग, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ओके, और ये जो आपके लीवर की डक्ट है इसे क्या बोलते हैं आप लोग, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, क्योंकि हेपेटिक वर्ड आपका लीवर से लिया हुआ है। सो ये हेपेटिक डक्ट और ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये मिलकर आपकी क्या बनाते हैं, ये मिलकर आपकी बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ओके, फिर ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आपकी आगे जाकर मर्ज हो जाती है टू दिस पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, और पेनक्रियाटिक डक्ट से आपकी मर्ज होकर ये आपके इस पोर्शन में ड्यूडोनम के अंदर खुलती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाती है। तो जब आपके कॉमन बाइल डक्ट यानी आपके लीवर की डक्ट आपकी ऐड हो जाती है विद दैट ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, तो आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे बोलते हो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटोपेनक्रियाटिक। ओके, यानी आपके लीवर और पेनक्रियास की डक्ट यहां पर कंबाइन हो चुकी हैं और ये कॉमनली आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने को तैयार है ड्यूडोनम रीजन के अंदर। ओके, सो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। सो क्या हुआ, ये आपका ड्यूडोनम है सबसे इनिशियल पार्ट, उसके बाद आपका जेजुनम है ये कॉइल्ड पार्ट। ओके, और इसके बाद बहुत ज्यादा कॉइल जब ये हो जाएगा, हाईली कॉइल्ड पार्ट जब ये बन जाएगा यहां कहीं पर, तो ये आपका जो है इलियम बन जाएगा। फिर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, ये आपका सीकम, जहां पर आपका सीकम पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जो किसी काम का नहीं है हमारे अंदर अभी, लेकिन हो सकता है हमारे पूर्वज में काम का हो। सो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आपने काफी बार सुना होगा कि उस बंदे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसका अपेंडिक्स निकाल दिया। सो ये जो है पार्ट यहां से हटा दिया जाता है। सो दिस इज योर असेंडिंग कोलॉन। ओके, यहां पर ये सिकम है ब्लाइंड पार्ट, उसके बाद आपका कोलॉन आता है। सो यहां पर आपका असेंडिंग कोलॉन है क्योंकि असेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आपका ट्रांसवर्स कोलॉन है क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अटैच्ड है। फिर आपका डिसेंडिंग कोलॉन है क्योंकि डिसेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर आपका यहां पर आकर सिग्मॉइड कोलॉन है जो कि एस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सिग्मॉइड कोलॉन की अगर आप शेप देखोगे इस तरीके की है। सो एस लाइक स्ट्रक्चर अगर ये बना रहा है तो इसका नाम सिग्मॉइड कोलॉन हो जाएगा। देन इसके बाद है आपका रेक्टम एंड देन आपका एनस, जिसके थ्रू आपकी पोस्टीरियर ओपनिंग हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या क्या होगा और क्या क्या हुआ है। स्टार्टिंग से देखते हैं। मैंने खाना खाया तो मैंने कहां से खाया, अपने माउथ से। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट है और टंग प्रेजेंट है। टंग आपके पूरे फूड को बेहतर तरीके से मिक्स करेगी और टीथ उसे काट काट कर मेस्टिकेट करेंगे एंड दे विल बी कन्वर्टिंग द फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। उसके बाद आपका फूड जो है बक्कल कैविटी से नीचे या ओरल कैविटी से नीचे जाकर कहां पहुंच जाएगा, फेरिंग्स में, जो कि एक कॉमन ओपनिंग है। फेरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस में फूड चला जाएगा क्योंकि विंड पाइप आपकी अलग है। फूड की हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम लोग ईसोफेगस को कंसिडर करेंगे जो कि एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। डायफ्राम के बाद ये जो लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके जे शेप स्टमक में खुल जाएगी। ओके, जे शेप आपके स्टमक में ये ओपन हो जाएगी। और स्टमक के भी आपके काफी सारे पार्ट रहते हैं, जैसे कि आपका कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, और इसके साथ मेन बॉडी भी इसमें रहती है। तो 4 पार्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका जो स्टमक है वो ओपन होगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम।
तो ड्यूडेनम वो पार्ट है जहां पर आपके लिवर और पेनक्रियाज की डक्ट ओपन होंगी, ओके, दैट इज हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जहां पर ओपन होगी, दैट इज योर ड्यूडेनम, ओके। जेजुनम आपका कॉइल्ड पोर्शन हो जाएगा और इलियम आपका और भी कॉइल्ड हो जाएगा। इसके बाद ये ओपन होंगे इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले प्रेजेंट है आपका एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड है सीकम। सीकम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या है कि ये जो आपका ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है सीकम, इसके अंदर आपके सिम्बायोटिक माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। आपने याकुल्ट की ऐड देखी होगी जो काजोल मैम करती हैं। याकुल्ट की ऐड में उन्होंने क्या बताया कि फूड डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबायोटिक है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है हेल्दी बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाता है, यानी गुड बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाता है। वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ओके। सो ये जो है हमारी बॉडी में सिम्बायोटिकली प्रेजेंट रहते हैं। हमारी बॉडी में जो खाना आता है उससे ये अपना काम चला लेते हैं और बदले में ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है सिक्रीट करते हैं और फूड डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ओके। लेकिन अप टू अ लिटिल एक्सटेंट मेन काम इनका विटामिन सिक्रीशन होता है। सो यहां पर ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आपके यहां पर पाए जाएंगे। फिर आपका असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है, ओके, और डिसेंडिंग कोलॉन है, देन आपका सिग्मॉइड कोलॉन है। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम जिसमें आपके माइक्रोब्स हैं, देन कोलॉन जिसके 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड, और यहां पर रेक्टम जिसके अंदर फूड को स्टोर किया जाएगा, यानी जो आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो फीकल मैटर है, सॉरी फूड नहीं, फीकल मैटर आप लोग बोल सकते हैं, उसको स्टोर किया जाएगा टेम्परेरीली, क्योंकि एनस से इसको बाद में रिलीज होना पड़ेगा। उसके बाद ये एनस के थ्रू फीकल मैटर जो है ये आपका बाहर निकल जाता है, ओके। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ डाइजेशन। इसको आप लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो, ऑलराइट। सो देखो अभी क्या क्या होने वाला है, ओके। So the oral cavity leads to a short pharynx which serves as a common passage for food and air। ये बात हमारी हो चुकी है। ईसोफेगस जो है और ट्रैकिया जो है, यानी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के दोनों फेरिंग्स में अगर ओपन होते हैं तो फूड का भी ये चैम्बर बन जाएगा और एयर का भी, सो इसीलिए कॉमन पैसेज बुलाया जाता है। एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप यानी गत्ते जैसा स्ट्रक्चर रहता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसे आप एपीग्लॉटिस बोलते हो। एपी का मतलब ऊपर और ग्लॉटिस के ऊपर ये प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम एपीग्लॉटिस है, ओके। ये एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है ग्लॉटिस में, यानी कि विंड पाइप की ओपनिंग में। यानी समझ लो ये आपका विंड पाइप है, यहां पर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। समझ लो ये आपका विंड पाइप है और समझ लो ये आपका बेसिकली आगे चल के फूड पाइप है, ओके। सो यहां पर क्या है, इस यहां पर एपिग्लॉटिस ऐसा प्रेजेंट रहेगा जो कि आपके फूड को सिर्फ जो है आगे बढ़ा देगा और यहां पर आपके फूड की एंट्री नहीं होने देगा इस विंड पाइप के अंदर, समझ लो। क्योंकि अगर फूड की एंट्री विंड पाइप में हो गई तो ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से काफी सारे आपको एलिमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। सो विंड पाइप जो है इसमें फूड को नहीं आने देता जब आप फूड को गटकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेज का एक ढक्कन है जो कि बंद हो जाता है जैसे ही फूड आपका आता है। तो सो फूड का प्रेशर पड़ा, ये ढक्कन या लिड बंद हो गई तो आपकी एयर वाले जो आपका पाथ है उसमें आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी फूड की। ईसोफेगस में फिर फेरिंग्स के बाद एंट्री हो जाएगी फूड की, जो कि थिन लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड होती है पोस्टीरियरली थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। मैंने आपको क्या बताया था, ये जे शेप स्टमक में ओपन होगी डायफ्राम के बाद, यानी डायफ्राम तक जो आपका नेक और थोरैक्स का पोर्शन है इसको कवर करते हुए एंड में जाकर ये आपका स्टमक में खुलेगी, जो कि आपका जे शेप का होता है, ओके। सो जे शेप बैग में आपकी इसकी ओपनिंग होगी। यहां पर क्या दिखाया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आपको दिखाए हुए हैं। सो 2 1 2 3 की अगर आप बात करें तो मिड से अगर आप स्टार्ट करेंगे, ये 2 आपके इंसीजर्स हैं, 1 ये आपका कैनाइन है, ये 2 आपके प्रीमोलर हैं और ये 3 आपके मोलर हैं। सो 2 1 2 3 ये आपका हाफ अपर जॉ या हाफ लोअर जॉ का जो है एक साइड का डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा, ऑलराइट। सो देखो यहां पे अब ये स्टमक में ओपन हो चुका है ईसोफेगस आपका। अब मस्कुलर स्फिंक्टर यानी एक जो है आपका बेसिकली यहां पर गेट लगा रहेगा जो कि इनकी एंट्री को रेगुलेट करेगा, ओके। उस गेट का नाम क्या है, उस गेट का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये क्यों लगा हुआ होता है, स्फिंक्टर का काम ये रहता है कि फूड के बैकफ्लो को वो रोके। अगर एक बार ईसोफेगस से आपका स्टमक में आ गया तो अब वापस नहीं जा पाएगा, इसीलिए जरूरी है कि स्टमक में उसके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव फंक्शंस होने हो वो हो जाए, और उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा फूड स्टमक से तो फिर वो दोबारा वापस नहीं हो पाएगा। सो एक बार फूड को रखा जाता है अच्छे खासे टाइम के लिए हर ऑर्गन में कि आपको जो करना है एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो दिखानी है या फिर इसे मिक्स करना है कर लो, फिर मैं इसे अगले चैम्बर में भेज दूंगी, वापस नहीं आएगा, ओके।
सो यहां पर क्या है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस जो है इनटू स्टमक, ये रेगुलेट करता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब यहां पर देखो, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका स्टमक, और ईसोफेजियल का मतलब ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस जब स्टमक में खुला तो यहां पे आपका वो स्फिंक्टर है, यहां पे वो गेट है जिसको आपने बोला गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, अब क्या हुआ, स्टमक जो है ये अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। ओके, सो लेफ्ट में क्यों होता है, मैंने आपको एनालॉजी बता दी है कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, तो पेट और दिल आसपास प्रेजेंट होंगे। ओके, सो इट हैज 4 मेजर पार्ट। पहला पार्ट है आपका कार्डियक, सो कार्डियक से कंफ्यूज नहीं होना कि ये दिल का पार्ट है। ओके, ये आपका पेट का भी पार्ट है, सो इसको भी आप लोग उसी सेम एनालॉजी से लिंक कर सकते हैं। सो जब आपका फूड सबसे पहले एंटर होता है तो इस पार्ट में एंटर होता है जिसे आप कार्डियक बोलते हो। फिर सबसे अपर जो पार्ट होता है आपके स्टमक का वो होता है फंडिक। सो ये वाला जो सबसे ऊपर पार्ट है, अगर आप इनके लेवल को देखें, देन दिस इज द लेवल ऑफ फंडिक एंड दिस इज द लेवल ऑफ कार्डियक। ऊंचा कौन है, फंडस। सो फंडस आपका मोर ऊंचा है या फंडिक आपका मोर ऊंचा है। सो ये आपको यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है। उसके बाद आपका पाइलोरिक है, ये सबसे नीचे होता है, और ये पाइलोरिक जो रीजन है ये आपका आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में खुलेगा। और ये जो बीच की बॉडी रहती है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ये सबसे बड़ा पार्ट रहता है जिसे आप सेंट्रल बॉडी बोलते हो। सो सबसे पहले आपका कार्डियक आया जो आपका ईसोफेगस को एंट्री प्रोवाइड करेगा वहां से फूड को। देन आपका फंडिक जो ऊपर वाला पोर्शन है, देन बॉडी जो कि आपका मेन सेंट्रल पार्ट है, और पाइलोरिक पोर्शन जो कि आपका ड्यूडेनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें 3 रीजन रहते हैं, क्या बताया था मैंने आपको, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सो ये जो आपका ड्यूडेनम रहता है सबसे पहला पार्ट, ये सी शेप का होता है। ओके, इसके बाद आपका जेजुनम आता है और इलियम आता है जो कॉइल्ड और मोर कॉइल्ड है। ओके, सो सी शेप्ड आपका ड्यूडेनम सबसे पहले, उसके बाद एक लंबा और कॉइल्ड मिडल पोर्शन आपका जेजुनम, और फिर सबसे ज्यादा कॉइल्ड आपका इलियम प्रेजेंट होता है। स्टमक जब ओपन होता है आपके ड्यूडेनम में तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, यहां पर भी एक गेट होता है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि आपका ये जो पाइलोरिक रीजन है आपके स्टमक का वो यहां पर ओपन हो रहा है। ओके, सो इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो पहले स्फिंक्टर का नाम क्या था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, क्योंकि ईसोफेगस और आपके गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर के बीच में ये आपका लिंक प्रोवाइड कर रहा था। यहां पर इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला क्योंकि पाइलोरिक रीजन जो है आपका ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। इलियम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम से फूड पास होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, इसकी हम बात कर चुके हैं। सीकम एक ब्लाइंड सैक है, ओके, जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पाए जाते हैं। एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सीकम के ऊपर, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह रहे थे, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, सो ये आपका सीकम से एसोसिएटेड होता है। अगर आप डायग्राम देखो बेसिकली तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस पर्टिकुलर अपेंडिक्स इज अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, ये आपका सीकम है और यहां पे आपका अपेंडिक्स है। सो ये दोनों आपके लिंक्ड हैं। जो सीकम है ये कोलॉन में ओपन होता है। कोलॉन में फिर आपके 4 पार्ट्स थे, आपका बेसिकली क्या क्या था, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन। सो ये आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड हो सकता है। और उसके बाद जो आपके ये पार्ट है ये ओपन किस में हो जाएंगे, रेक्टम में ओपन हो जाएंगे, और एनस के थ्रू फिर आपका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या जो आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर भेज दिए जाएंगे बॉडी से। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है आपकी ईसोफेगस से लेके और आपके रेक्टम तक, इसमें 4 लेयर्स होते हैं, 4 कांस्टेंट लेयर होते हैं, जिनका नाम है सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, यानी SMSM। अगर आप देखें फ्रॉम आउटर टू इनर, देन बेसिकली आप लोग देख सकते हो दिस इज द आउटर मोस्ट S, दिस इज M, दिस इज S एंड दिस इज M। सो SMSM से आप लोग याद कर सकते हो। अब आप लोगों को अगर कंफ्यूजन होगी कि S सबसे आउटर मोस्ट है या M, तो सिंपल सी चीज ये है यार, सबसे एंड वाले का नाम है म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब ये क्या बनाएगा, आपका म्यूकस बनाएगा। अगर ये म्यूकस बनाएगा तो किसी पर्टिकुलर आपकी कैविटी को लुब्रिकेट करने के लिए बनाएगा। ओके, और लुब्रिकेशन कहां होगी, किसी भी चीज के, किसी भी पाइप के अंदर की साइड होगी, जिससे कि उसके अंदर फ्लो बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से हो सके। अगर कोई पाइप है और आपने उसके बाहर ग्रीस लगा दी तो उसका कोई फायदा नहीं है,
लेकिन अगर आपने उसको अंदर से लुब्रिकेट किया है तो चीजों का पैसेज इजी हो जाएगा। सो जो म्यूकोसा है ये म्यूकस सिक्रीट करेगा तो सबसे अंदर करेगा या सबसे बाहर, ऑब्वियसली सबसे अंदर करेगा, तो ये आपका इनर मोस्ट जो है रीजन आपका हो गया। और आपका सिरोसा जो है ये आपका बेसिकली सबसे आउटर वाला हो गया। सो एनालॉजी आप अगर लगाओगे तो कभी फेल नहीं होगे। सो सिरोसा आपका आउटर मोस्ट है जो आपका मेसोथेलियम से बना होता है। मेसोथेलियम मतलब द एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, क्योंकि अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये आपकी बॉडी में यहां पर प्रेजेंट है, समझ लो। तो एलिमेंट्री कैनाल के आसपास क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे। सो उन ऑर्गन्स के साथ अगर ये प्रेजेंट है, ये आउटर अगर सबसे वॉल है, ये अगर समझ लो कोई पाइप है और इसके आजू बाजू ऑर्गन प्रेजेंट है, तो आउटर वॉल ही तो ऑर्गन से लिंक करेगी ना अपने आप को। सो इसीलिए यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, मेसोथेलियम प्रेजेंट रहती है, क्योंकि ऑर्गन्स ऑर्गन्स को इसने बेसिकली सराउंड किया हुआ है। अब देखो कि आपका जो मस्क्यूलरिस रहता है, नाम में क्या है, मस्क्यूलरिस यानी मसल का नाम आ रहा है। इस सिरोसा में मेसोथेलियम के साथ साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकते हैं, होना भी जरूरी है, क्योंकि आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है वो अब कनेक्ट किसके साथ होगा, ऑर्गन्स के साथ, तो कनेक्टिव टिश्यू की भी वहां पर जरूरत पड़ेगी। आप अगर बात करें यहां पर मस्क्यूलरिस की, तो मस्क्यूलरिस में एक वर्ड क्या आ रहा है, मसल, तो इसमें क्या होगा, आपके स्मूथ मसल का ये बना हुआ होगा। और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे आपके फूड को बेसिकली अच्छे तरीके से मिक्स किया जाए। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होती हैं, या फिर काफी अलग अलग तरीके की जो चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल में, वो इन मसल्स के थ्रू होती हैं। सो यहां पर क्या हुआ, स्मूथ मसल्स जो होंगी ये आपकी एक इनर सर्कुलर लेयर में अरेंज होंगी और एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर में अरेंज होंगी। काफी बार एक ऑब्लिक यानी एक तिरछा मसल का लेयर भी यहां पर कुछ रीजन्स में प्रेजेंट हो सकता है। सो यहां पर इनर जो लेयर है देखो यार वो आपकी सर्कुलर है, और आउटर जो आपकी लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल की लेयर है। ओके, सो दिस इज योर मस्कुलरिस। इसके बाद आया सब म्यूकोसा। ओके, सो सब म्यूकोसल लेयर जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा। ये सब म्यूकोसल जो है इसमें आपकी सप्लाई होगी, किस किस चीज की, आपके नर्व की और ब्लड की। सो नर्व सप्लाई है तो बेसिकली आपके नर्व्स यहां पर प्रेजेंट होंगी, और ब्लड सप्लाई है तो यहां पे ब्लड और लिम्फ से एसोसिएटेड जो वेसल्स है उनकी इसमें सप्लाई होगी। सो सब म्यूकोसा जो है आपका सप्लाई ओरिएंटेड है, यहीं पर आपकी सारी नर्व्स और यहीं पर आपकी सारी वेसल्स ओपन होंगी। ओके, इन ड्यूडेनम, अगर आप ड्यूडेनम की बात करो तो सब म्यूकोसा जो होती है ड्यूडेनम की या स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो आपकी ग्लैंड बनाती है, ये आपकी सिक्रीटरी होती है। ओके, इसे आप ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हो। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा दैट दिस इज द ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, और इनर मोस्ट जो रहती है ल्यूमन के पास, जो लाइनिंग, ल्यूमन यानी जो आपकी ये मेन कैविटी है जिसके थ्रू आपका फूड पूरा पास होगा, इसको जो लाइन करने वाली लेयर है, यानी ये वाली जो लेयर है जो आपको इर्रेगुलर दिखाई दे रही है, यहां पे देखो आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। ओके, सो यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी इस म्यूकोसा के अंदर। सो ये जो आपकी इनर लाइनिंग है ल्यूमन की, एलिमेंट्री कैनाल की, इसे आप म्यूकोसा बोलते हो। दिस लेयर्स फॉर्म इर्रेगुलर फोल्ड, ये फोल्डेड आपकी लेयर होती है स्टमक में, जिसे आप रुगाई बोलते हो। और अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो वहां पे आप इन्हें विलाय बोलते हो। विलाय और माइक्रोविलाय का फंक्शन हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि विलाय और माइक्रोविलाय आपके एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और इसीलिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को आपको मिलती है। सो अगर एक ये नॉर्मल सरफेस है तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, लेकिन यहां पर अगर इसको आपने फोल्ड कर दिया है तो सरफेस एरिया आपका बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है, अराउंड 20 गुना से भी ज्यादा आपका यहां पर सरफेस एरिया देखने को मिलता है। ये आपके विलाय हैं। विलाय पे भी माइक्रोविलाय प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी ये अगर आप ऐसा देखो तो इसके ऊपर भी छोटे छोटे इस तरीके के माइक्रोविलाय आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये भी आपका सरफेस एरिया 20 गुना और बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल आपका जो सरफेस एरिया है, अगर ये 1x था तो विलाय और माइक्रोविलाय की प्रेजेंस के बाद ये 400x हो जाएगा, यानी 400 गुना आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आप बेहतर तरीके से फूड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाओगे और बॉडी में रिटेन कर पाओगे। सो विलाय जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में दिखते हैं। द सेल्स लाइनिंग विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज माइक्रोविलाय, यानी विलाय पर भी माइक्रोविलाय प्रेजेंट हो सकती है, जो कि ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस इसे देती हैं। ब्रश बॉर्डर कैसे, जैसे कि अगर आप एक ब्रश की बात करो तो ये आपके हैंडल्स हैं और ये आपकी ब्रिसल्स हैं, जिससे आप लोग बेसिकली दांत साफ करते हो। अगर आप देखो नॉर्मल सरफेस ये होता है, इसके ऊपर अगर आपके विलाय प्रेजेंट है तो इस तरीके का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ब्रश जैसा आपको अपीयरेंस यहां पर देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस, जो कि विलाय और माइक्रोविलाय आपकी यहां पर शो करती हैं।
दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली, यानी 400 गुना से 500 गुना जो है आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। विलाय जो है इनमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, और एक लार्ज लिम्फ वेसल भी आपका यहां पर प्रेजेंट रहता है जिसे आप लैक्टियल बोलते हो। सो अगर आप यहां पर स्ट्रक्चर देखो, बेसिकली मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, ओके, सो यस, सो यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। देखो ये आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको आपने क्या बोला, जिसको आपने विलाय बोला। ऑलराइट, इन विलाय के बीच में काफी बार डिप्रेशन होता है। मैं जहां पे बना रहा हूं अभी देखो ये डिप्रेशन है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज डिप्रेशन बिटवीन टू विलाय। ओके, समझ लो दिस इज विलाय नंबर 1, तो ये तो आपकी अच्छी खासी विलाय जा रही है ऊपर की साइड, ये आपकी विलाय नंबर 2 है, ये भी आपकी अच्छी खासी है लेंथ में, और इनके बीच में आपका डिप्रेशन है, ये वाला डिप्रेशन है। सो इसे आप क्या बोलते हो, क्रिप्ट बोलते हो। ओके, दिस डिप्रेशन बिटवीन द विलाय इज कॉल्ड एज क्रिप्ट। ये आपका विलाय है, और इस विलाय के बीच में आपकी लार्ज लिम्फेटिक वेसल है। ये जो पीली वाली आपको दिखाई दे रही है बहुत बड़ी प्रोमिनेंट वेसल, ये आपका लिम्फेटिक वेसल है जिसका साइंटिफिक नाम है लैक्टियल। और ये बची हुई जो रेड और ब्लू वाली है ये आपकी कैपिलरीज है जो कि यहां पर ब्लड सप्लाई आपको देती हैं। सो दिस आर्टरी इज द रेड वन एंड दिस ब्लू वन इज द वेन। ऑलराइट, सो यहां पे आप देखो अब थ्योरी में क्या दिया हुआ है। म्यूकोसल एपिथेलियम, यानी एपिथेलियम की जो म्यूकोसा है बेसिकली, इसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। यानी ये जो आपकी म्यूकोसा लेयर है ये बेसिकली म्यूकस के सिक्रीशन में हेल्प करती है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। ओके, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, जिसे आप गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हो, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाय इन द इंटेस्टाइन, दैट इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कोहन। सो ये जो आपने क्रिप्ट देखा इन दोनों विलाय के बीच में, इस क्रिप्ट का नाम क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहन। सो ये बेसिकली आपका म्यूकोसा तैयार करती है। ओके, सो जो आपका म्यूकोसा है ये स्टमक के अंदर ग्लैंड बनाएगी। आपने सब म्यूकोसा देखा था कि सब म्यूकोसा जो था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड बनाता है जिसे आप ब्रूनर ग्लैंड बोलते हो। सिमिलरली यहां पर स्टमक में आपका म्यूकोसा ग्लैंड बनाएगा जो कि आपका म्यूकस सिक्रीट करेगा, और इसके साथ साथ जो है आपका क्रिप्ट भी बनाएगा। ओके, ऑल 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसा कि आपने देखा कि आपका जो सब म्यूकोसल लेयर है वो इंटेस्टाइन में सिक्रेटरी हो जाता है, म्यूकोसल लेयर आपका स्टमक में सिक्रेटरी हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका काफी बार म्यूकोसा भी सिक्रेटरी थिंग का काम करता है। सो ये आपके सारे लेयर्स जो है, चारों के चारों लेयर्स, ये आपके मॉडिफिकेशन शो करते हैं आपके अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में। सो आपको ये नहीं देखना कि बेसिकली सारे आपका कांस्टेंट काम करेंगे हर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम योर इनिशियल पार्ट ऑफ दीज 4 लेयर्स टू द रेक्टम, ये अपने अलग अलग मॉडिफिकेशंस शो कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी यहां पर आपने एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ली, अब बात करेंगे हम लोग ग्लैंड्स की। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, इनमें है आपका सलाइवरी ग्लैंड जो आपके सलाइवा बनाएगा, लिवर जो कि आपका बाइल बनाएगा, एंड पेनक्रियाज जो कि आपका पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। तो सलाइवा जो है ये 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। पहला आपका पैरोटिड जो मैंने आपको चिक में दिखा दिया था यहां पर कान के पास, दूसरा आपका सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, नाम में है मैंडिबुलर, सो मैंडिबल के पास यानी कि लोअर जॉ के पास ये प्रेजेंट रहेगा, एंड सब लिंगुअल जो आपके जीभ के नीचे यानी बिलो द टंग प्रेजेंट रहेगा। These glands situated just outside the buccal cavity to secrete salivary juice into the buccal cavity। यानी अगर ये आपकी बक्कल कैविटी है तो इसके बाहर आपके अलग अलग रीजन्स में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, लेकिन सलाइवा ये कहां पोर करेंगे बनाने के बाद, बक्कल कैविटी के अंदर जहां पर आपका फूड प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सलाइवा में रहती है वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि आपके स्टार्च को डिग्रेड करता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने या डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा यहां पर आपको लाइसोजाइम देखने को मिलता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन की कैपेसिटी रहती है। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट आयंस भी देखने को मिल सकते हैं। लार्जेस्ट जो ग्लैंड रहता है आपकी बॉडी का वो है आपका लीवर, जिसका वजन आपके 1.2 से लेकर 1.5 किलो तक हो सकता है इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। यह आपका एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, और इसके 2 लोब होते हैं। यानी अगर आपने देखा हो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, अगर आपका लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट था, उसके साथ ही आपका जस्ट उसके राइट साइड में कौन फिक्स था, लिवर। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे उस डायग्राम को, ऑलराइट, यहां पर ये आपका देखो लेफ्ट साइड में अगर आपका स्टमक था तो इसके राइट साइड में लीवर दिख रहा है आपको, जिसके 2 लोब हैं। दिस इज द लार्जर लोब ऑफ लिवर विच आई एम हाईलाइटिंग राइट नाउ, और ये आपका स्मॉलर लोब ऑफ लिवर है। ओके,
सो इसकी डायरेक्शन का आप लोग डायरेक्टली डायग्राम से ही पता कर सकते हैं। हेपेटिक लोब्यूल्स जो हैं ये इनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जिनमें आपके हेपेटिक सेल्स होते हैं जो कॉर्ड की फॉर्म में आपके अरेंज होते हैं। सो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, ये जो आपके बेसिकली इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, दिस इज द हेपेटिक लोब्यूल। ये आपका एक पूरा का पूरा लोब्यूल है। इस लोब्यूल के अंदर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड की फॉर्म में आपको अरेंज जो दिख गए ये हैं आपके हेपेटिक सेल्स, और इनकी पूरी अरेंजमेंट जो है ये है बेसिकली आपकी कॉर्ड। यहां पर क्या रहता है, इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन कवरिंग भी रहती है जिसको आप लोग कहते हो ग्लिसन्स कैप्सूल। सो ये जो लोब्यूल है इसके ऊपर एक कवरिंग आपको देखने को मिलेगी जिसको आप लोग ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हो। तो यहां पर आपको ये कवरिंग देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्लिसन्स कैप्सूल, जो आपके पूरे के पूरे लोब्यूल को कवर करता है। ओके, जो बाइल सिक्रीट करेगा वो कौन सिक्रीट करेगा, आपके हेपेटिक सेल सिक्रीट करेंगे, यानी ये वाले जो सेल हैं ये आपके बाइल बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, और हेपेटिक जो डक्ट है यानी आपके लिवर की जो डक्ट है उसके थ्रू ये बना हुआ बाइल जो है ये गॉल ब्लैडर में पहुंच जाएगा, जहां पर वो स्टोर और कंसंट्रेट किया जाता है। यानी आपके कंसंट्रेशन जो बढ़ाई जाएगी बाइल की वो आपका गॉल ब्लैडर बढ़ाएगा और उसे स्टोर भी करेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो कहां से आपका बाइल रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर से। आपके जो हेपेटिक सेल्स हैं वो बाइल बना बना के कहां देते रहेंगे, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर। सो एक थिन मस्कुलर सैक होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर बाइल का क्या होता है, स्टोरेज और कॉन्सेंट्रेशन। जो डक्ट होती है गॉल ब्लैडर की, जिसे आप सिस्टिक डक्ट बोलते हो, यह आपकी हेपेटिक यानी लीवर की डक्ट के साथ कंबाइन होकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये हमने स्टार्टिंग डायग्राम में ही देख लिया था, मैं आपको एक और बार समझा दूंगा, आगे एक और डायग्राम है। और ये जो आपकी बाइल डक्ट है ये आपके पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, आपकी कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो आपकी ड्यूडेनम में ओपन होगी। ओके, और ये जो आपकी पर्टिकुलर ओपनिंग है ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से आपकी क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, डायग्राम देखो, ये आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में आपकी क्या होगी, स्टोरेज होगी और कॉन्सेंट्रेशन होगी बाइल की। ये जो आपकी डक्ट है इसे आप प्यार से क्या बोल रहे हो, इसे आप बोल रहे हो डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, या फिर इसे आप लोग बोल रहे हो सिस्टिक डक्ट। ओके, ये आपकी सिस्टिक डक्ट है। ये आपका यहां पर दो लोब ऑफ लीवर प्रेजेंट है। सो इन दोनों लोब से आपकी जो डक्ट्स आ रही है ये डक्ट ऑफ लीवर है, यानी इसको आपने क्या बोला, ये जो डक्ट है आपकी इसको क्या बोला आपने, हेपेटिक डक्ट। जब ये दोनों हेपेटिक डक्ट कंबाइन हो गई तो ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई, राइट। अब जब ये लीवर की डक्ट और गॉल ब्लैडर की डक्ट जब आपकी कंबाइन करी तो क्या हो गई, ये बाइल डक्ट बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। और ये जब आपकी कंबाइन कर गई पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, देखो ये यहां तक आ रही है आपकी, यानी ये जो आपकी कॉमन बाइल डक्ट है ये डायरेक्टली कहां ओपन हो रही है, ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनल रीजन में। ओके, और ये जो आपकी पेनक्रियाज की डक्ट है ये पेनक्रियाटिक डक्ट भी कहां ओपन हो रही है, ड्यूडेनम के अंदर। सो ये दोनों आपकी कंबाइन यहां पर हो गई, यहां पर जहां पर इनकी कॉम्बिनेशन हुई इसे क्या बोलोगे आप लोग, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो मतलब लीवर से आने वाली, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज से आने वाली, दोनों कंबाइन हो गई। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, दिस इज हेपेटो पेनक्रियाटिक रीजन। और ये यहां पर जब खुलेगा तो इनकी ओपनिंग के लिए एक गेट लगा रहेगा जो कि है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ओके, सो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर आपने देखा, फिर आपने पाइलोरिक स्फिंक्टर देखा, फिर आपने स्फिंक्टर ऑफ ऑडी देख लिया, यानी ड्यूडेनम के अंदर ये जो है अपनी पूरी सिक्रीशन पोर कर देंगे। तो यहां पर जो है बेसिकली आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस मैक्सिमम होंगे ड्यूडेनम के अंदर, ये आपको याद रखना है। ओके, सो पेनक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है, यानी कि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये आपके एंजाइम तैयार करते हैं, और एंडोक्राइन का मतलब ये आपके हार्मोन तैयार करते हैं। ओके, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड रहते हैं ये आपके डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को भेजते हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन होते हैं इनके हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिए जाते हैं और ये ब्लड के थ्रू ही फ्लो होते हैं। सो सी शेप्ड ड्यूडेनम के बीच में आपका प्रेजेंट रहता है आपका पेनक्रियाज, यानी ये अगर आपका ड्यूडेनम है, ये आपका सी शेप ड्यूडेनम है, मैं यहां पर सी ही बना रहा हूं। ओके, इसकी आर्म्स के बीच में फंसा हुआ है आपका पेनक्रियाज, ये वाला। ओके, ये आपको यहां पर डायग्राम में बताया हुआ है। सो यहां पर क्या होगा, जो एक्सोक्राइन पोर्शन रहेगा, एंजाइम बनाने वाला पोर्शन, वो क्या बनाएगा आपका अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा, यानी बेसिक पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा जिसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो आपका हार्मोन बनाएगा, जैसे कि आपका इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि आपके आइलेट्स के सेल बनाते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जो सेल्स है बेसिकली अल्फा बीटा सेल्स,
ये आपके क्या बनाते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन बनाते हैं। ओके, सो ये आपका डायग्राम है, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। अब डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है, दो तरीके के काम इसमें होंगे, एक मैकेनिकल जो कि मैंने आपको बताया जहां पे आप फूड को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ोगे, दूसरा केमिकल जहां पे आप अपने एंजाइम्स के थ्रू जो है फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करोगे। हम इनिशियल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो बक्कल कैविटी अगर आप देखो तो यहां पे दो मेजर काम होते हैं इसके। पहला मास्टिकेशन ऑफ फूड, क्योंकि यहां पर आपके टीथ प्रेजेंट है, तो टीथ विल बी ब्रेकिंग डाउन दैट फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, यानी यहां पर आपकी टंग के साथ जो है सलाइवा से बहुत बेहतर तरीके से फूड को मिक्स किया जाता है, जिससे कि आपको उस फूड को निगलने में बहुत आसानी हो, आपका वो फूड जो है नरम हो जाए। सो टीथ और टंग जो है ये आपके सलाइवा के हेल्प से मैस्टिकेट करते हैं फूड को और मिक्स करते हैं फूड को थॉरोली विद द सलाइवा, जिससे उसकी डाइजेशन भी हो पाए और उसकी आपको उसको अगर आगे और सेगमेंट्स में भेजना है तो उसमें भी आसानी हो। सो म्यूकस जो होता है सलाइवा में, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और फूड पार्टिकल्स को साथ में चिपका देता है, एडेयर कर देता है और इन्हें बोलस में कन्वर्ट कर देता है। यानी बक्कल कैविटी में आपका फूड क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, और फिर वो नीचे जाएगा इन द फेरिंग्स देन इन ईसोफेगस। ओके, सो बोलस जो है ये अब आपका फेरिंग्स में चला गया और फिर आपका ईसोफेगस में चला गया बाय डिग्लूटिशन और योर स्वेलोइंग। यानी आप अपने क्या किया, यहां पे जो बक्कल कैविटी थी, यहां से जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये जो है फूड की मूवमेंट आपको दिखाई दे जाती है। ओके, सो फूड की मूवमेंट कब होगी, जब आप चीजों को स्वेलो करेंगे। ऑलराइट, सो बोलस जो आपने यहां पर बनाया था ये और नीचे भेज दिया जाएगा फ्रॉम ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर क्या था, आपका मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट था जहां पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट थी। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका करेगा, यानी ये जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ये इस तरीके से उस फूड को आगे बढ़ाने का काम करेगा। समझ लो यहां पर आपका फूड है, देखो मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। जस्ट समझ लो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है, यहां पर आपका फूड है। अगर यहां पर आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपका क्या होगा, समझ लो यहां पर नीचे फूड है, यहां से मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो फूड और आगे जाएगा ना, अगर पाइप पिचकेगी तो फिर मैं क्या करूंगा, फूड आगे और बढ़ा, मैं यहां से पाइप को पिचका दूंगा, फूड और आगे चला जाएगा। इस तरीके से फूड जो है आपका चर्न भी होता रहेगा और आपका आगे भी बढ़ता रहेगा बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको आप लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, यानी जो आपके स्टमक और ईसोफेगस के बीच का जो लिंक था, ये कंट्रोल करता है आपके फूड के पैसेज को इनटू द स्टमक। ये बात हम कर चुके हैं। सलाइवा जो है बेसिकली ये आपका ओरल कैविटी में पोर कर दिया जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं काफी सारे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या बाइकार्बोनेट, और काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का मतलब ये आपका एक्ट करेगा आपके कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स क्या है, स्टार्च की, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। सो अमाइलोज को डाइजेस्ट करने वाला क्या हो जाएगा, अमाइलेज, यानी कार्बोहाइड्रेट पर ये अटैक करेगा, पॉलीसैकेराइड पर ये अटैक करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू सिंपलर शुगर्स। और यहां पर लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है नेचर में। केमिकल प्रोसेस जो होता है आपका डाइजेशन का, ये ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहीं पर स्टार्च की डाइजेशन आपकी देखने को मिलती है आपको। और हाइड्रोलिटिक एक्शन जो है, यानी केमिकल ब्रेकडाउन भी आपका कार्बोहाइड्रेट का यहां पर होने लग जाता है बाय सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जो आपने खाया है उसको मुंह में ही ये 30% तक डाइजेस्ट कर देता है। आगे आपका काम जो है फर्दर आसान हो जाता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का। यानी अबाउट 30% के आसपास जो स्टार्च डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है, वो ऑप्टिमम पीएच 6.8 पर ही फटाफट डाइजेस्ट कर दिया जाता है इनटू डाइसैकेराइड। यानी 2 मोनोसैकेराइड यूनिट सिर्फ बची हैं। आपका बचा हुआ पूरा जो पॉलीसैकेराइड है वो तोड़ दिया गया है बाय अमाइलेज। ओके, सलाइवरी अमाइलेज। सो यहां पर आपका जो भी स्टार्च है जिसमें आपकी हजारों ग्लूकोज यूनिट साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसको आप लोग कन्वर्ट कर चुके हो इनटू अ स्मॉलर डाइसैकेराइड माल्टोज, जहां पे आपकी सिर्फ 2 ग्लूकोज यूनिट साथ में जुड़ी हैं। यानी बहुत सिंपल बना दिया है आपने अपने कार्बोहाइड्रेट को। सो सलाइवरी अमाइलेज ऑप्टिमम पीएच 6.8 पर एक्ट करता है, यानी स्लाइटली एसिडिक नेचर है इसका। लाइसोजाइम जो रहता है ये एंटीबैक्टीरियल रहता है नेचर में। ये आपकी बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल रहती है उसमें ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करता है, जिससे ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को लाइज कर सके और बैक्टीरिया को किल कर सके। सो अगर आप माउथ की बात देखोगे, स्टमक, तो स्टमक के अंदर जो है बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और किस रीजन में होते हैं, म्यूकोसा में। हम लोगों ने पढ़ लिया था
कि सब म्यूकोसा आपका ब्रूनर ग्लैंड बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और म्यूकोसा आपका सिक्रेटरी होता है स्टमक के अंदर। ओके, सो यहां पर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। पहला आपका म्यूकस नेक्स्ट सेल, जिन्हें आप म्यूकस सेल भी बोलते हो। ये क्या बनाते हैं? म्यूकस बनाते हैं, जिससे फूड को ठीक से ये लुब्रिकेट कर पाए, साथ में चिपका सके, बेहतर तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट हो पाए, और आपके HCl से भी थोड़ी बहुत ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेप्टिक और चीफ सेल। अब पेप्टिक और चीफ सेल क्या बनाएंगे? चीफ सेल है तो आपका एंजाइम बनाएंगे। सो मेन आपका प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये आपका चीफ सेल बनाते हैं। प्रो एंजाइम क्यों बोला इसे? क्योंकि ये इनएक्टिव है। जब HCl आपका आएगा तो जाके पेप्सिनोजन आपका पेप्सिन में कन्वर्ट होगा। ओके, थर्ड है आपका पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। अब पेराइटल सेल क्या करेगा? पेप्सिनोजन को कोई एक्टिव भी तो करेगा ना, तो ये HCl सिक्रीट करते हैं और आपका इंट्रिंसिक फैक्टर ये सिक्रेट करते हैं, जिससे आपके विटामिन B12 की यानी साइनोकोबालामिन की आपकी एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाए। ओके, सो स्टमक जो है फूड को 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करता है। फूड जो है मिक्स करता है अपने आप को थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स नाउ कॉल्ड एज काइम। यानी जब आपने फूड को नीचे लिया था यहां पर फेरिंग्स और ईसोफेगस में, तो फूड का नाम क्या था? बोलस। लेकिन अब क्योंकि वो एसिडिक सिक्रीशन के साथ अपने आप को मिक्स कर चुका है स्टमक के अंदर, इसका नाम अब हो गया है काइम। तो स्टमक की भी जो मस्कुलरिस लेयर रहती है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है और यहां पर फूड को मिक्स कर देती है बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स वॉल। सो यहां पर अब ये काइम बन चुका है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो रहता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के जैसे ही एक्सपोजर में आता है, ये अपने आप को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर लेता है। और पेप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट्स अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। सो पेप्सिन जो है आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, जिनको आप लोग प्यार से पेप्टाइड भी बोलते हो। यानी इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं किया, पूरी यानी कंप्लीट जो आपकी डाइजेशन है प्रोटीन की यहां पर नहीं हुई। आपके प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स यानी कि छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ों में इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है इन द स्टमक। म्यूकस जो है और बायकार्बोनेट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस में इसलिए इंपॉर्टेंस प्रदान करते हैं क्योंकि ये एक तो लुब्रिकेशन में काम करेंगे, म्यूकस लुब्रिकेशन में काम करेगा, और दूसरा जो म्यूकोसल एपिथेलियम है यानी जो आपके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड HCl। HCl का जो आपका pH रहता है 1.8 रहता है, यानी कि आपका वेरी एसिडिक कंडीशन में ये चला गया। यहां पर अगर आप म्यूकस नहीं लाएंगे या बाइकार्बोनेट नहीं लाएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl को, तो वो आपकी पूरी की पूरी जो वॉल है स्टमक की उसको आपका बेसिकली क्या करेगा? जला देगा, उसको आपका बेसिकली क्या करेगा? हार्म कर देगा। सो रेनिन जो है ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, लेकिन रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? ये आपके इन्फेंट्स में प्रेजेंट रहता है, छोटे बच्चों में, जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया है इन नीट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस यानी लिपिड को डिग्रेड करने वाले भी एंजाइम यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टमक का आपका इंपॉर्टेंट काम जो है कभी भी लिपिड डाइजेशन का नहीं है, इसका मेन काम है आपका प्रोटीन डाइजेशन का। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज प्रेजेंट रहते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है लेकिन मैक्सिमल क्वांटिटी में नहीं। यह आपका मेन जो काम करता है वो प्रोटीन डाइजेशन का ही करता है। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपका मस्कुलरिस लेयर था वो आपका स्टार्टिंग में भी पेरिस्टाल्सिस कर रहा था, आपका बीच में आपने स्टमक में देखा वहां पर भी चर्निंग मूवमेंट कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये जो है मूवमेंट करता है। ओके, सो दीज मूवमेंट्स हेल्प इन थोरोमिक्सिंग जो कि हर बार होती है, एंड वेरियस सिक्रीशन जो आपकी होती हैं जो कि आपके पेनक्रियास से आती हैं, आपके लीवर वगैरह से आती हैं, गॉल ब्लैडर से आती हैं, वो जो आई हैं आपकी इंटेस्टाइन में उनके साथ मिक्स कर देगा आपके फूड को, जिससे कि आपके सारे के सारे एंजाइम्स बेहतर तरीके से एक्ट कर पाए और प्रॉपर डाइजेशन आपकी फूड कंपोनेंट्स की हो पाए। सो बाइल आपका पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज ने बनाया और इंटेस्टाइनल जूस जो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में बना है, ये सारी चीजें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम में छोड़ दी जाती हैं एक साथ। सो जो पेनक्रियाटिक जूस है और जो बाइल है ये आपके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आते हैं और ड्यूडोनम में ओपन होते हैं वाया अ स्फिंक्टर कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, सो पेनक्रियाटिक जो जूस है इसमें भी इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिनोजन था, वैसे यहां पर क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन, ये भी आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन का एंजाइम है। काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी आपका प्रोटीन तोड़ता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को तोड़ेगा लेकिन प्रो है ये,
यानी ये भी आपका प्रिमिटिव एंजाइम है, इसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अमाइलेज जो आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, यानी ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज फॉर प्रोटीन, अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट, लाइपेजेज फॉर लिपिड, न्यूक्लिएजेज फॉर न्यूक्लिक एसिड। यानी पैनक्रियाटिक जूस में हर चीज को तोड़ने का रामबाण है। ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो है आपके इंटेस्टाइन में छोड़ दिए जाएंगे और इंटेस्टाइन जो है इन्हें अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। ट्रिप्सिनोजन जो है ये आपका एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है। सो इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसल जो लेयर थी वो तो आपका ग्लैंड बना ही रही थी, म्यूकोसा भी आपका यहां पर एंटेरोकाइनेज सिक्रीट करती है। सो यहां पर आपने देखा वो मॉडिफिकेशन वाली लाइन किस तरीके से इंप्लीमेंट हुई है कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपके अलग अलग पार्ट्स जो है आपके अलग अलग लेयर मॉडिफिकेशन शो कर सकते हैं। सो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा यहां पर एंटेरोकाइनेज बना लेगी जो आपके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगी। और एक बार अगर ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ तो काइमोट्रिप्सिनोजन को ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। सारे जितने भी आपके प्रिमिटिव एंजाइम है या फिर आपके इनएक्टिव एंजाइम है जिन्हें आप जाइमोजन बोलते हो उन्हें जो है ये एक्टिवेट कर देगा। सो जैसे ही आपका ट्रिप्सिन बना ये सबको एक्टिवेट कर देगा। बाइल जो है ये आपका ड्यूडेनम में रिलीज किया जाता है। बाइल का मेन काम क्या है? बाइल में आपके बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका नाम है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। इसमें इसके साथ साथ बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड भी होता है, लेकिन नो एंजाइम्स, इसमें एंजाइम नहीं होता। इसमें बाइल पिगमेंट होंगे, बाइल सॉल्ट होंगे, लेकिन एंजाइम नहीं होगा। ये क्या करते हैं? बाइल आपके इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं, यानी फैट को तोड़ने में मददगार साबित होते हैं। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट के थ्रू ये क्या बना देते हैं? छोटी माइसील्स बना देते हैं। माइसील आपने देखा होगा, आपने जब केमिस्ट्री में सोप पढ़ा था बेसिकली। सो आपके जो पोलर हेड होते हैं वो वाटर की साइड अलाइन हो जाते हैं और जो आपकी नॉन पोलर टेल्स होती हैं एक प्रोटीन एक लिपिड की सॉरी या फिर फैटी एसिड की, वो आपकी सेंटर पे अलाइन हो जाती है। देखो ऐसे समझ लो, ये आपका पोलर हेड है। सो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, सो ये आपका कहां प्रेजेंट रहेगा? पेरीफेरी पे। तो इस तरीके से सारे पोलर हेड जो है ये पेरीफेरल पार्ट पे आपके अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। और सेंटर पर आपका क्या प्रेजेंट रहता है? आपकी टेल्स इस तरीके से, जो कि वाटर से इंटरेक्ट नहीं करती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर बनता है इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बेसिकली माइसील बोलते हैं। ओके, सो बाइल जो है ये लाइपेज को एक्टिवेट करेगी। देखो दोनों बातें एक ही हैं। बाइल जो है एक्टिवेट करेगी लाइपेज को, और लाइपेज क्या करेगा? लिपिड को तोड़ेगा, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। सेम बात हमने ऊपर भी तो लिखी है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी बाइल का जो रोल है वो फैट को ब्रेक डाउन करने में है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल एपिथेलियम रहती है, इसमें गॉबलेट सेल होते हैं जो कि सिक्रीट क्या करते हैं? आपका म्यूकस। म्यूकोसल एपिथेलियम तो म्यूकस ही सिक्रीट करेगा ना। द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा along with secretions of goblet cell constitute intestinal juice। यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट ब्रश बॉर्डर सेल है म्यूकोसा के, म्यूकोसा में आपने देखा था स्टमक के अंदर म्यूकोसा क्या बना रहा था? रुगाय। और इंटेस्टाइन में क्या बना रहा था? विलाय और माइक्रोविलाय। तो ये जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस थी, ये वाले जो सेल है आपके क्या बना रहे हैं? जो सिक्रीशन बना रहे हैं। और गॉबलेट सेल का जो म्यूकस है ये मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके इंटेस्टाइनल जूस कहलाते हैं, या फिर इसे आप प्यार से सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हो। This juice contain a variety of enzymes like disaccharidase, dipeptidase, lipase, nucleosidase. Mucus along with bicarbonate forms the from the pancreas, protect the intestinal mucosa from acid as well as provide alkaline medium। क्योंकि यहां पर जो आपका डाइजेशन होगा उसके लिए अल्कलाइन मीडियम का होना जरूरी है, 7.8 मीडियम का होना जरूरी है। लेकिन यहां पर एसिड आपका अगर प्रेजेंट है तो 7.8 कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता, बिकॉज ये बेसिक आपका पीएच है। तो क्या होगा? एसिड को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बायकार्बोनेट यहां पर लाने होंगे, और म्यूकस जो है वो आपकी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। सो एसिड से प्रोटेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरा, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करके बेसिक मीडियम आपका प्रोवाइड कर रहा है फॉर एक्टिविटीज। ओके, सब म्यूकोसल जो ग्लैंड होते हैं वो आपके ब्रूनर ग्लैंड कहलाते हैं आपके इंटेस्टाइन में। सब म्यूकोसा में हमने देखा था यहां पर सब म्यूकोसा आपकी सिक्रेटरी रहती है। ओके, अब यहां पर बात क्या हुई? देखो, आपने माउथ के अंदर स्टार्च को 30% डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद आपका फेरिंग्स ईसोफेगस से होता हुआ खाना कहां चला गया? पेट में चला गया। और पेट में क्या हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में, यानी छोटे छोटे पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में।
अब जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है ये आपका हर प्रोडक्ट पे अटैक करता है। इसके अंदर आपने देखा यार, इसके अंदर क्या क्या था आपका, पेप्टाइड के लिए भी एंजाइम था, आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए भी एंजाइम था, लिपिड के लिए भी, न्यूक्लिक एसिड के लिए भी, यानी हर चीज को तोड़ेगा, बट ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। फाइनल प्रोडक्ट में हर चीज को कौन कन्वर्ट करता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि समझ लो आपका माल्टोज बच गया, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, तो 2 ग्लूकोज यूनिट जुड़ी रह गई, इसको फाइनली कौन तोड़ देगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस। ऑलराइट, सो अभी आप देखो यहां पर क्या क्या बताया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स जो कि आपके कहां पर थे, आपके पेप्सिन द्वारा डाइजेस्ट करने के बाद जो है आपके जो मिले आपको प्रोडक्ट्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, इनकाइम ये कहां पहुंच गए आपके, बेसिकली ये आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गए, और यहां पर पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम ने इन पे सबसे पहले अटैक किया। सो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज जो थे, छोटे छोटे पेप्टाइड्स जो थे, इनके ऊपर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने अटैक किया, तीनों के तीनों आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गए। डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमीनो एसिड अभी भी साथ साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इट इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, इनको इंडिविजुअल अमीनो एसिड में अभी भी हमें तोड़ना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके काइम के अंदर, इन पे आपका जब पेनक्रियाटिक अमाइलेज असर करेगा तो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड जो था, जो स्टार्च, उस पे अमाइलेज जब अटैक करेगा तो ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी 2 आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, 2 मोनोसैकेराइड अभी भी अटैच है, यानी इट इज ऑल्सो नॉट द फाइनल प्रोडक्ट। इसके ऊपर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स अटैक करेंगे। फैट जो है ये लाइपेजेस ब्रेक करेंगे, जो कि आपके कौन कर रहे थे, आपका बाइल बेसिकली। ओके, सो बाइल जो था ये आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम कर रहा था, तो फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, तो सबसे पहले ये ट्राइग्लिसराइड में टूटेगा, जिसमें 3 फैटी एसिड आपके जुड़े होंगे, फिर आपका डाइग्लिसराइड में जिसमें 2 फैटी एसिड जुड़े होंगे, फिर आपका मोनोग्लिसराइड में जिसमें आपका सिंगल फैटी एसिड जुड़ा होगा ग्लिसरॉल के साथ। ओके, न्यूक्लियेजेस जो हैं ये पेनक्रियाटिक जूस के, ये क्या करेंगे, आपके न्यूक्लिक एसिड जब आपके न्यूक्लियेजेस से अटैक कराए जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड आपके बन जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों यहां पर अटैच है। फिर इन पर दोबारा अगर न्यूक्लियेजेस एक्ट करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, यानी यहां पर सिर्फ फॉस्फेट हटाया है। सो इन नाइट्रोजनस और बेस के शुगर में जो बीच में बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी आपको तोड़ना पड़ेगा, मतलब ये भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। सो एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इनके एंड प्रोडक्ट पे काम करेगा, जो हमने अभी अभी देखे हैं, और ये इन्हें और भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड द फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियम इन द इंटेस्टाइन, जिससे उनका एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ हो पाए, क्योंकि म्यूकोसल एपिथेलियम जो है उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, अगर वहीं पर आपकी डाइजेशन होगी तो इंटेस्टाइन में वहीं की वहीं जो है आपका एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट कर लिया जाएगा और आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी यहां पर हो पाएगी। ओके, अब देखो डाइपेप्टाइड आपके बचे थे, पेनक्रियाटिक जूस के अटैक करने के बाद डाइपेप्टाइड बचे थे, 2 अमीनो एसिड के बीच में अभी भी बॉन्ड था, सक्कस एंटेरिकस के डाइपेप्टाइडेज ने एक्ट किया, 2 अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। माल्टेज जो कि एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज सॉरी, इस पे माल्टेज नाम के एंजाइम ने जब एक्ट किया तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने, नाउ दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स। लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बनता है, दिस इज ऑल्सो डाइसैकेराइड, इस पर लैक्टेज एक्ट करेगा और आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएंगे। सुक्रोज जो कि अगेन एक डाइसैकेराइड है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनता है, इस पर सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड जो थे, इन पर न्यूक्लियोटाइडेज काम करेगा, सो फॉस्फेट हट जाएगा, बचा आपका न्यूक्लियोसाइड जिसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर है। इन पर न्यूक्लियोसाइडेज जब काम करेगा सक्कस एंटेरिकस का, तो शुगर और बेस के बीच का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। आपका डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड यहां पर बचे हुए थे, यानी ग्लिसरॉल के ऊपर एक फैटी एसिड चेन अभी भी है, इस पे जब आपका फाइनल सक्कस एंटेरिकस का लाइपेज एक्ट करेगा तो वो सिंगल फैटी एसिड मॉलिक्यूल भी डिटैच हो जाएगा ग्लिसरॉल से और ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमॉलिक्यूल मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन, क्योंकि ड्यूडेनम रीजन के अंदर ही आपके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से सारे के सारे आपके लाइपेज आते हैं, सारे के सारे पेनक्रियाटिक एंजाइम आते हैं और ड्यूडेनम खुद भी वही सिक्रीशन करता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में आपकी फाइनल डाइजेशन होती है। द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम एंड इलियम, जो आपका जेजुनम और इलियम कॉइल्ड और वेरी कॉइल्ड पोर्शंस थे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, इनमें एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ड्यूडेनम आपका एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ड्यूडेनम आपका मेन काम करता है डाइजेशन का और जेजुनम और इलियम में आपकी एब्जॉर्प्शन होती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे कारनामे होंगे। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड, यानी कुछ ऐसी चीज जो डाइजेस्ट ही नहीं हुई वो सीधे सीधे पास हो जाएगी, और कुछ अनएब्जॉर्ब्ड जो चीजें आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो भी आपकी पास हो जाएंगी लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके थ्रू ये रेक्टम तक पहुंचा दी जाएंगी, थोड़ी देर तक स्टोर की जाएंगी जब तक आपका सिग्नल नहीं मिल जाता, और जैसे ही रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी ये इजेक्ट कर दी जाएंगी आउट ऑफ बॉडी। सो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी आपकी नहीं होती, लेकिन इसके कुछ काम है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, थोड़ा बहुत वाटर ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और सर्टेन ड्रग्स को। ड्रग्स आपकी दो जगह पर रीएब्जॉर्ब होती हैं दोस्तों, यानी ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो या तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होगा या फिर आपका सीधा माउथ में होगा, यानी या तो बिल्कुल पहले पार्ट में या बिल्कुल लास्ट पार्ट में। यहां पर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस भी होती है, जिससे ये आपके वेस्ट मटेरियल को ठीक से चिपका सके, एडहेयर कर सके, जिससे वो बेहतर तरीके से जो है आपके लुब्रिकेटेड वे में आपकी बॉडी से बाहर फेंके जा सके। ओके, सो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो रहते हैं, जैसे आप फीकल मैटर या फीसिस बोलते हो, ये आपके सीकम में एंटर कर जाते हैं। ओके, थ्रू इलियोसिकल वॉल। इलियोसिकल वॉल क्यों कहा गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो यार, बिना लॉजिक बायोलॉजी में कुछ भी नहीं होता। इलियो क्योंकि आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, लास्ट पार्ट था इलियम, तो वहां से इलियो वर्ड लिया गया है, और खुल कहां पे रहा है ये, सीकम कोलोन रेक्टम, यानी पहले पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, सीकम में। सो इलियोसिकल वॉल हुई ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में खुलेगी। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पोर्शन और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन, इसीलिए इसको बोला गया इलियोसिकल वॉल। ये आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी फीकल मैटर के, और उसे वापस नहीं जाने देगी। ये टेम्परेरीली स्टोर करी जाती है इन द रेक्टम, और उसके बाद जब डिफिकेशन होना होता है तो ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाती है। एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी आपके पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो है, इसकी जो एक्टिविटीज रहती हैं न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर जो है बेसिकली प्रेजेंट रहती हैं, यानी ये कोऑर्डिनेटेड होती हैं अलग अलग पार्ट्स में। आपकी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही, उन स्मूथ मसल को भी तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होगा ना। ओके, आपका जो चर्निंग मूवमेंट हो रही है स्टमक में, वो भी अपने आप नहीं होती, उनको भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है, बिकॉज वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूं तो मैं हिला सकता हूं, बिकॉज दिस इज वॉलेंट्री ऑर्गन, इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। बट आपके जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। ओके, सो वो इनवॉलेंट्री हैं, वो हार्मोनल या फिर आपके न्यूरल कंट्रोल के अंदर होती हैं, जिसकी वजह से उनमें बेसिकली सारे प्रोसेसेस हो पाते हैं। तो जैसे ही आप किसी खाने की चीज को देखते हैं या स्मेल करते हैं, तो आपकी जो है बेसिकली ओरल कैविटी में सिक्रीशन ऑफ सलाइवा हो जाता है, जिससे बेहतर तरीके से आप लोग चीजों को डाइजेस्ट कर पाओ। पहले ही सलाइवा बनने लग जाता है। समझ लो तुम गोलगप्पे की दुकान के पास खड़े हो, तुमसे पहले कोई खा रहा है, और तुम्हारे तक अगर स्मेल पहुंची, तुम खा भी नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी एक सेंसेशन ने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके का इसका टेस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर। तो आपको मुंह में पानी आ जाता है, उसके टेस्ट का आपको पहले से ये लग जाता है कि हाँ यार मजा आने वाला है। ओके, सो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस जो हैं, ये भी सिमिलरली आपकी स्टिमुलेट करी जाती हैं बाय न्यूरल सिग्नल्स। सो आपके नर्वस सिग्नल जब आएंगे तभी जाके आपकी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आपकी बेसिकली सिक्रेट करी जाएंगी। जो मस्कुलर एक्टिविटी है डिफरेंट पार्ट्स की, ये भी आपका जो है न्यूरल मैकेनिज्म ही रेगुलेट करता है। ये आपके लोकल या फिर डायरेक्टली थ्रू सीएनएस इनका कंट्रोल हो सकता है। हार्मोनल कंट्रोल अगर आप देखें तो भी यहां पर सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। यहां पर काफी सारी चीजें रहती हैं जो आप देखते हैं, जैसे कि एंटेरोकाइनेज है, इसके अलावा सिक्रिटिन है, इसके अलावा इनहिबिन हार्मोन है, जो कि आपके यहां पर बनते हैं। और बेसिकली वो क्या कहते हैं, बेसिकली आपका काम बताते हैं बाकी सारे ऑर्गन्स को कि आपको क्या करना है, आपको कब सिक्रीशन करनी है, आपको कब इनहिबिट होना है। जैसे इनहिबिन जो है वो आपके इनहिबिशन का सिग्नल देगा, जो सिक्रिटिन है वो सिक्रीट करने का सिग्नल देगा। सो इस तरीके से काफी सारे हार्मोन्स आपके बनते हैं जो इनको स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। So hormonal control of secretion of digestive juice is carried out by local hormones produced by gastric and intestinal mucosa। यानी म्यूकोसा जो कि इनके सिक्रेटरी पोर्शन से, वहीं से सिक्रिटिन या इनहिबिन आएगा और इनको बताएगा कि आपको क्या करना है। कैलोरिफिक वैल्यू, यानी आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं बेसिकली, ये आपको बताना है। नॉट फॉर इवेल्युएशन, यानी आपको सिर्फ इस टेबल को समझना है, और क्या क्या इसमें से याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। सो जब आप बोलते हो तो आप बेसिकली ऐसे बोलते हो कि मैंने आज इतनी कैलोरीज खाई, या जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो आपकी जो फिटबिट रहती है वो आपको बता देती है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न करी। सो वो जो है कैलोरी, वो आपकी बॉडी का एक बेसिकली
इनटेक और जो बेसिकली आउटलेट की चीजों को बताता है कि आपने कितनी कैलोरीज या आपने कितनी मतलब एनर्जी गेन करी है पूरे दिन में और आपने कितनी जो है एनर्जी लूज करी है वाइल डूइंग द एक्सरसाइज। सो यहां पर क्या हुआ, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है एनिमल्स की, ओके, या जो एनर्जी कंटेंट है किसी भी फूड का, ये आपके हीट एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। तो हीट के रेस्पेक्ट में आप इनका नाम रखते हो। सो इनको एनर्जीज को आप लोग मेजर करते हो कैलोरी में और जूल में, ओके। सो एक जूल या एक कैलोरी आपका पर्टिकुलरली क्या एनर्जी होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको उस वाटर का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस करना है तो आप जो हीट एनर्जी देंगे वो आपकी एक यूनिट एनर्जी हो जाएगी, एक कैलोरी हो जाएगी, ओके। ओके, सिंस दिस वैल्यू इज वेरी टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो फिजियोलॉजिस्ट हमारी बॉडी के लिए क्या टर्म्स यूज करते हैं, किलो कैलोरी और किलो जूल, ओके। सो यहां पर किलो कैलोरी और किलो जूल में अगर आप देखोगे तो कैलोरी में आपका सी जो है छोटा है और किलो जूल की स्पेलिंग में भी जूल आपका छोटा है। सो 1 किलो कैलोरी is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius। यानी अब 1 kg वाटर का आप लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो आपकी किलो कैलोरी में आएगी। और आपके न्यूट्रिशनल बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अलग से इस किलो कैलोरी को कैसे लिखते हैं, कैपिटल सी की फॉर्म में लिखते हैं। यानी कैलोरी की स्पेलिंग यहां पर देखो छोटी आई थी, लेकिन यहां पर कैलोरी में आपका कैपिटल सी आया। और यहां पर अगर आप किलो जूल देखें, उसको अगर आप रिप्लेस करना चाहेंगे तो जूल की स्पेलिंग आप लोग बड़ी लिखोगे। सो ये जो है आपके न्यूट्रिशन बायोलॉजिस्ट जो है इस तरीके की आपकी बेसिकली सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज इट्स ग्रॉस कैलोरिफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। यानी 1 ग्राम किसी भी फूड का, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, वो आपने अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाला, बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यानी अगर आप 1 ग्राम फूड उसके अंदर डालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसको ऑक्सीडाइज करने के बाद कितनी एनर्जी उससे निकली। तो उससे जो एनर्जी आपकी निकलेगी, रिलेटिव एनर्जी, वो आपकी क्या होगी, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू हो जाएगी या ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू हो जाएगी, ओके। सो बॉम्ब कैलोरीमीटर में डालकर आप लोग 1 ग्राम फूड को टेस्ट कर सकते हैं कि इससे कितनी एनर्जी आएगी। और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी वाली कंडीशन में, हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में मिल रही है जब आपकी आइडियल कंडीशंस है, लेकिन हमारी बॉडी में जो एक्चुअल एनर्जी मिलेगी 1 ग्राम ऑफ फूड से, वो उसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू हो गई। तो ग्रॉस वैल्यू क्या है, आपकी जो एनर्जी बॉम्ब कैलोरीमीटर में आइडियल कंडीशन में मिली, और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमें मिली। सो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की क्या हुई, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद नहीं करना है। याद क्या करनी है आपको, फिजियोलॉजिक वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम फॉर योर प्रोटीन्स, और फैट के लिए 9 किलो कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। यानी आपको यह याद करना है कि प्रोटीन की जो आपकी कैलोरिफिक वैल्यू है आपकी बॉडी में, ओके, वो कार्बोहाइड्रेट के इक्वल है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इक्वल, और फैट की इनसे डबल से भी ज्यादा, ओके। सो यहां पर यह चीज आपको नोट करनी है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है ये 4 है, ओके, इक्वल टू आपका प्रोटीन 4 है, लेकिन यहां पर आपका जो फैट है ये बाजी मार गया 9 है, यानी इनके डबल से भी ज्यादा है। सिर्फ ये वैल्यू आपको याद करनी है, इस पूरे टेबल में सिर्फ आपको यही याद करना है, दैट्स इट। और आपको यहां पर ये साइंटिफिक जो आपके डेफिनेशन है आपके 1 कैलोरी का या 1 किलो कैलोरी का, ये भी आपको याद करना है। 1 डिग्री सेल्सियस बेसिकली आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर 1 ग्राम वाटर का बढ़ाया तो 1 कैलोरी, अगर 1 केजी वाटर का बढ़ाया तो 1 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे ग्राम का किलोग्राम कर दिया तो कैलोरी का किलो कैलोरी कर दोगे। एक डेफिनेशन आपको याद करनी है और ये 3 वैल्यूज आपको याद करनी है बस। ये जो ग्रॉस वाली है ये कोई नहीं पूछता, यूजुअली कोई नहीं पूछता। ज्यादा से ज्यादा याद करनी है तो ग्रॉस में ये याद कर सकते हो, प्रोटीन की जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज्यादा है और सबसे ज्यादा आपकी लिपिड की है या फैट की है, ये आप याद कर सकते हो बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन का मतलब
वो खाना जो आपने खाया, उसको जो आपने पचा लिया है, उसका एंड प्रोडक्ट अब आपके ब्लड में जा चुका है, तो ये अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि वो टिश्यू इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बना सके। सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जिसके ऊपर आपकी विलाय वगैरह प्रेजेंट थी, ये क्या करेंगे, अपने हाई एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया की वजह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और उन्हें ब्लड और लिम्फ में पास कर देंगे। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव का मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आपका ट्रांसफर हो जाएगा। एक्टिव का मतलब यहां पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी आपका लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आपको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो एक्टिव में आपको क्या करनी पड़ेगी, एटीपी अपने जेब से लगानी पड़ेगी। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब ये भी आपका पैसिव में ही आता है, लेकिन यहां पर आपके एक प्रोटीन की आपको जरूरत पड़ेगी, एक फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ेगी, एक कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होगी आपको ट्रांसपोर्ट को कराने में। सो जो छोटे छोटे आपके मोनोसैकेराइड हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, आपके छोटे अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आपके क्लोराइड आयन, ये आपके सिंपल डिफ्यूजन से आपके ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। सो पैसेज जो है इन सब्सटेंसेस का, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। समझ लो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ओके। इस मेम्ब्रेन के इस साइड, यानी एक मेम्ब्रेन के एक साइड में समझ लो प्रेजेंट है आपके 500 मॉलिक्यूल्स या 5 मान लो, और यहां पर एक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर चले जाएंगे जब तक इनकी कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। सो यहां पर 3 हो जाएंगे और यहां पर 3 हो जाएंगे, तब जाके यहां पर इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद कुछ चीजें जैसे कि आपका ग्लूकोज है, सर्टेन अदर अमीनो एसिड्स हैं, ये आपका कैरियर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, इसे आप फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हो। ये भी आपका पैसिव ही तरीका है, इसमें भी आपकी कोई एनर्जी नहीं लगती, बस इसमें बीच में एक प्रोटीन आ जाएगा, उसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स पास होंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी जिस साइड आपका ज्यादा वाटर है उससे उस साइड आपका ट्रांसपोर्ट होगा जहां पर कम वाटर होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को फेंकने में हेल्प करता है, विच रिक्वायर्स द एनर्जी और द एटीपी। काफी आपके ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि अमीनो एसिड, तो आप देख रहे हो जो आपका ग्लूकोज है और अमीनो एसिड है, तीनों जगह आपका एग्जांपल में है। देखो यार, आपके कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो आपका डायरेक्ट भी आपका हो रहे थे, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है आपका कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी हो रहे थे। ओके, आपका ये वाला ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है ये आपका सिंपल डिफ्यूजन से भी हो रहे थे, और यहां पर आप अगर देखोगे तो ग्लूकोज और ये जो आपके अमीनो एसिड हैं ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट सच एज सोडियम जो है ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से लिए जाते हैं। तो आपको याद क्या करना है, पैसिव में आपका सबसे पहला एग्जांपल आया था क्लोराइड, और यहां पर आपका एक्टिव में आया है सोडियम, ये आपको याद करना है। फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल रहते हैं ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, जाहिर सी बात है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, सो इनको डायरेक्टली आप लोग ब्लड में नहीं फेंक सकते। आपको करना क्या है, आपको फर्स्टली इन्हें जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करना है, जिन्हें आप माइसील बोलोगे। माइसील में क्या होता है, इनके जो हाइड्रोफिलिक रेंजेस हैं, जो इनके हाइड्रोफिलिक आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, तो अब ये क्या है, थोड़े बहुत सॉल्युबल हो सकते हैं, और इसे फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में डाल दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, इन्हें हम रिफॉर्म करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, जो आपके माइसील है इन्हें क्या करेंगे, आपके प्रोटीन से कोट कर देंगे। प्रोटीन से जब आप कोट करोगे इन फैट मॉलिक्यूल्स को, इन्हें आप लोग बोलोगे काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन में सिंस ऊपर एक आपकी प्रोटीन की लेयर है, तो अब ये आपके लिम्फ वेसल या लैक्टियल्स में आराम से भेजा जा सकता है इन द विलाय। ओके, सो विलाय और माइक्रो विलाय थे, यहां पर जो लैक्टियल था, जो मेन इनकी लिम्फेटिक वेसल थी, वहां पर इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। These lymph vessel ultimately release the absorbed substances into the blood stream। इसके बाद जो आपके soluble substances होते हैं उन्हें blood में भेज दिया जाता है। So absorption of substances take place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine। लेकिन जो आपका maximum absorption होता है वो कहाँ होता है, small intestine में। वो भी किस रीजन में, ड्यूडेनम में आपके एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे थे, जजुनम और इलियम में आपका एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, समरी इनकी जो है नेक्स्ट टेबल में आपको बता रखी है। माउथ और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको मेनली मैंने क्या बताया था कि ड्रग सिर्फ यहीं पर आपकी एब्जॉर्ब होगी। सो माउथ में आपकी कुछ ड्रग्स होंगी, और यहां पर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में आपने देखा था कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग जो है आपके यहां पर रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो माउथ में क्या होगा, सर्टेन ड्रग कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ टंग इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। यानी माउथ में सिर्फ और सिर्फ ड्रग आपका एब्जॉर्ब होगा,
लार्ज इंटेस्टाइन में आपके कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिटरली हर चीज हो जाएगी। और स्टमक में इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अल्कोहल। सो स्टमक में आपका वाटर, कुछ सिंपल शुगर्स और अल्कोहल आपका जो है रीअब्सॉर्ब होंगे। ओके, और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, यहां पर लगभग आपके सारी चीजें ही रीअब्सॉर्ब होती हैं या एब्सॉर्ब होती हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, जितनी भी चीज है वो सारी आपकी यहां पर एब्सॉर्ब होंगी। सो माउथ में क्या होगा? सिर्फ ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, मिनरल, ड्रग्स। स्टमक वाटर, सम शुगर्स एंड अल्कोहल विच इज द मेन थिंग। और स्मॉल इंटेस्टाइन में लिटरली एवरीथिंग। ओके, द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच टू टिश्यूज। एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस ब्लड में भेजे गए, ब्लड के फ्लो के थ्रू टिश्यूज में सारी चीजें आपकी डाल दी गई और वहां पर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इन्हें यूज किया जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो एसिमिलेशन। ओके, आप लोग इन्हें एसिमिलेशन बोलोगे क्योंकि आप लोग बोलते हो कि देखो यार बच्चा खाना खा रहा है लेकिन उसे खाना लग नहीं रहा। सो वो लग नहीं रहा वाला जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज योर एसिमिलेशन। यानी कि कोई बच्चा खाना खा रहा है लेकिन वहां पर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और आपकी बॉडी में वो खाना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। So that utilization or the production of energy from the food that you have got is assimilation. Assimilation मतलब आपकी टिश्यूज में जो आपका फूड आया है उसे आप एसिमिलेट कर पा रहे हो या फिर उससे आप एनर्जी निकाल पा रहे हो। सो एसिमिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले आप खाना खाते हो, फिर आप जो है डाइजेस्ट करते हो, ओके, फिर आप क्या करते हो? बेसिकली उसे एब्जॉर्ब करते हो, फिर आप एसिमिलेट करते हो, फिर आप इजेशन करोगे यानी फिर आप उसे अपनी बॉडी से बाहर फेंक दोगे। सो डाइजेस्टिव वेस्ट जो है ये आपके सॉलिडिफाई हो जाते हैं क्योंकि आपका जो रेक्टम है इसमें भी अच्छा खासा म्यूकस बनता है, हमने देखा था। सो यहां पर इन्हें सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका बहुत अच्छी क्वांटिटी ऑफ म्यूकस बनती है जो इन्हें लुब्रिकेट करके रेक्टम में भेज देती है जहां पर इनका स्टोरेज होता है। ओके, सो कोहेरेंट फीकल मैटर आपका यहां पर प्रेजेंट होता है रेक्टम में, जो कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। जब आपका न्यूरल सिग्नल आ जाएगा आपको पता लग जाएगा भाई अर्ज और डिजायर कि हाँ भाई अब तो करके आना पड़ेगा, तो इनको आप लोग रिमूव कर सकते हो और इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो डिफिकेशन या फिर इजेशन। ओके, सो इजेशन ऑफ फीकल मैटर आप लोग यहां पर कर दोगे। ओके, सो इज अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। सो यहां पर भी आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिस वजह से आपका जो फीकल मैटर है वो बॉडी के बाहर जा सके। एंड इट इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। ऐसा नहीं है आप लोग कहीं भी बैठे और निकल गया, इट इज नॉट इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब आपको पहले अर्ज आ जाती है, आप लोग बाथरूम जाते हो तभी आप करते हो, बेसिकली इट्स वॉलंटरी, ये आपकी मर्जी के हिसाब से होता है। अब काफी देर तक रोक के रखोगे तो इनवॉलंटरी करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज वॉलंटरी। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आपकी कमियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी बीमारियां होती हैं, ये आपको यहां पर याद करना है। बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नीट के पेपर में देखने को मिलते हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप लोग हर बात को गौर से सुने। इन्फ्लेमेशन का जो आपका इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन जो है ये आपकी सबसे कॉमन डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और ये काफी बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग जो है उसके थ्रू भी काफी बार इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो यहां पर क्या होती है? इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे कि आपके टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सारे के सारे जो आपके वॉर्म्स हैं इनके नाम से ही पता लग रहा है कि इनके पास सेवरल अडेप्टेशन है। थ्रेड वॉर्म जो है वो कहीं पर भी घूम सकता है, हुक वॉर्म जो है उसके पास किसी ऑर्गन को पेनिट्रेट करने के लिए हुक है, पिन वॉर्म जो है उसके पास पिन लाइक स्ट्रक्चर है जहां से वो पियर्स करके अपना न्यूट्रिशन ला सकता है। सो इन सब में अडेप्टेशन है, इसीलिए एंडोपैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, किसी और की बॉडी से खाना लेते हैं। जॉन्डिस यानी आपका पीलिया, पीलिया में क्या हो गया? आपके बाइल पिगमेंट्स जो है आपके जमा हो गए, और ये बाइल पिगमेंट जब जमा होते हैं तो यूजुअली ये आपके स्किन को और आईज को जो है आपका येलो कलर प्रदान करते हैं। जब तक ये यूटिलाइज नहीं होंगे दोबारा तब तक आपका वो येलो कलर नहीं जाएगा। वॉमिटिंग जो कि सबसे कॉमन है, देखो यहां पर क्या होता है, आपको नोजिया की फीलिंग आती है बिफोर वॉमिटिंग, यानी आपको ऐसा लगता है कि हाँ उल्टी आने वाली है, उससे पहले की जो फीलिंग है दैट इज नोजिया, यानी जी घबराने लग जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई नाउ आई एम फीलिंग समवॉट सफोकेटेड। ओके, सो इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू माउथ, यानी पेट में जो कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर आना। सो यहां पर ये स्टमक वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इट इज नॉट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के कंटेंट आपके माउथ के थ्रू बाहर आए हैं, जो कि आपका मेडुला नाम का वॉमिट सेंटर जो आपका ब्रेन में रहता है वो कंट्रोल करता है। डायरिया यानी एक्सेसिव पॉटी, यहां पर आपका लिक्विडिटी हो जाती है आपके फीकल मैटर में, क्योंकि आपका जो वाटर है बेसिकली, देखो यार यहां पे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, आप लोग बार बार करके आते हो, इंक्रीज हो जाती है आपकी लिक्विडिटी में, और आपका फीकल डिस्चार्ज आप बार बार करके आना पड़ता है।
इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड आपका ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सो सारा फूड आपका बाहर जाना होता है, और वाटर भी आपका ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वाटर भी क्योंकि उसके साथ बाहर जा रहा है, सो ओवरऑल इट इज मच लिक्विडी इन नेचर। कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपका कब्ज, सो यहां पर क्या होता है, फीकल मैटर जो है आपका बॉडी में ही रिटेन कर लिया जाता है, ये आपका कोलॉन में ही रहता है फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, ओके, क्योंकि आपके बोवल मूवमेंट्स जो है ये आपके इरेगुलर हो जाते हैं। सो आप नॉर्मल टाइम पे नहीं जा पाते, रेगुलर पेस पे नहीं जा पाते, बिकॉज यहां पर जो है आपके कॉलॉन में ही उसे स्टोर कर लिया गया है, सो ड्यू टू द इरेगुलर बोवल मूवमेंट्स। इनडाइजेशन मतलब अपचन, यानी खाना आपका टाइम पर नहीं पच रहा है। सो यहां पर क्या होता है, इससे आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी कि आप खा ही ज्यादा रहे हो, ओके, या फिर आपकी बॉडी में एंजाइम इनएडिक्वेट बन रहे हैं, यानी एंजाइम आपके प्रॉपर नहीं बन रहे। सो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, अगर एंजाइम ही नहीं बन रहे तो डाइजेशन नहीं हो पाएगी, ओके, सो एंजाइम सिक्रीशन आपकी कम होगी। एंजाइटी, अगर आप स्ट्रेस में हो या फूड पॉइजनिंग हो गई है या आप बहुत ज्यादा खा रहे हो या बहुत ज्यादा तीखा अगर खाना खा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके खाने को पचाने में जो है बेसिकली उसके रेट को कम कर देती हैं। PEM दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी यहां पर आपके प्रोटीन और एनर्जी की आपकी कमी हो जाती है। ये एक नया आर्टिकल है जो एनसीईआरटी में ऐड किया गया है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट दैट। डाइटरी डेफिशिएंसी, यानी अगर आप खाने में ही कमी रख रहे हो प्रोटीन्स की और टोटल कैलोरीज की भी, सो ये चीज आपकी वाइड स्प्रेड है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे कि आपकी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है, साउथ अमेरिका जो कंट्री है, ओके, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका जो है बेसिकली, वहां पर भूखमरी से काफी सारे बच्चे हर साल मर जाते हैं, बिकॉज यहां पर बेसिकली क्या होता है, उनको प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल पा रही तो उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी, और प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है तो उनकी बॉडी में बिल्डअप नहीं होगा। सो इसे आप लोग कहते हो प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाना न्यूट्रिशन की कमी से। और ये लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को भी आपका बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है। सो समझ लीजिए ऐसे इलाके जहां पर ड्रॉट है, जहां पर फसलें ही नहीं है, तो वहां पर लोगों को खाने को कुछ नहीं होगा। फेमाइन का मतलब है यहां पर जहां पर भूखमरी की कंडीशन होती है, एंड पॉलिटिकल टर्मोइल के दौरान कर्फ्यू वगैरह अगर लगा हुआ है तो बेसिकली आप खाने पीने की चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इट हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग सिवियर ड्रॉट इन मिड 80s, यानी इससे पहले इथियोपिया और बांग्लादेश में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन जो है बेसिकली आपका इन्फेंट और चिल्ड्रन में जो है मेरास्मस और क्वाशियोरकर नाम की जो डिजीज है इनको जन्म देता है। मरास्मस की अगर आप बात करो तो यहां पर साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी प्रोटीन की तो कमी है ही है, कैलोरीज की भी कमी है। यानी आपकी मां जो है उन्होंने बच्चों को दूध पिलाना बहुत जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि शायद वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से आपकी जो रेगुलर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग है वो नहीं हो पाई, और बच्चे को ऐसा खाना खिलाया जा रहा है जिससे उसकी कैलोरी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। सो बच्चा आपका ओवरऑल जो है आपका बहुत कमजोर हो जाएगा। इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स ऑफ लेस देन अ ईयर एज, यानी 1 साल से छोटे बच्चे जिनमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी है, उन्हें आप मरासमस से पीड़ित बोल सकते हैं। अगर मदर मिल्क जो है रिप्लेस कर दिया गया है किसी भी और खाने से, ओके, जिसमें आपका प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही नहीं है, तो आपके बच्चे को यह बीमारी हो सकती है। दिस ऑफन हैपेंस इफ द मदर हैज अ सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ when older infant is still too young, यानी पहला बच्चा अगर बहुत छोटा है और उससे पहले ही आप अगर दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं या फिर प्रेग्नेंट हो जाते हैं, इसीलिए सरकार ने बीच में एक ऐड भी निकाली थी कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए, जिससे पहले वाले की आपकी डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर आप जल्दबाजी में बच्चे पैदा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप पहले वाले का ध्यान नहीं रख पाओगे, आप उसे ब्रेस्ट फीड ही नहीं कर पाओगे, तो वो बीमारियों से भी ग्रसित हो जाएगा और साथ ही साथ वो आपका कमजोर भी हो जाएगा, यानी आपका बेसिकली मरासमस का शिकार हो जाएगा। So in marasmus, protein deficiency impair the growth and replacement of tissue proteins, यानी आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई आपका यहां पर इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम इमेशिएशन हो जाएगा बॉडी का, एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब जो है आपकी होगी। इमेशिएशन मतलब आपका मास यहां पर बॉडी का कम हो जाएगा और आपके लिम्ब्स पतले पतले हो जाएंगे, उनकी हड्डियां जो है वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, और उनके हाथों को आप लोग ऐसे पकड़ सकते हो, नॉर्मल उनके हाथ पैर बहुत पतले हो जाते हैं। स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन उनकी ड्राई हो जाती है, एंड देन थिन एंड रिंकल्ड, क्योंकि हड्डियों के ऊपर सिर्फ एक स्किन ही है जो फोल्ड है, उसके बीच में तो कुछ है नहीं ऑब्वियसली, ओके, क्योंकि खाना पीना वो ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो उनकी स्किन जो है आपकी बेसिकली रिंकल्ड हो जाती है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन जो है यहां पर आपको देखने को मिलता है, यानी ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट दोनों ही यहां पर अच्छे से नहीं होंगी।
इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इंपेयर्ड, यानी आपकी मेंटल डेवलपमेंट जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये आपकी मरासमस की बात है जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है और इसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी है। क्वाशियोरकर क्या होता है, यहां पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो है लेकिन कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है, यानी कि बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा लेकिन वो कुछ खा रहा है और जो खा रहा है उसमें प्रोटीन छोड़ के सब कुछ है। यानी हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट रोटी अगर खा रहा है बिना किसी चीज के साथ, तो उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो अच्छे खासे होंगे लेकिन प्रोटीन नहीं होगा। तो कैलोरी उसे मिल रही है लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहे, तो उसकी पूरी बॉडी पतली होगी लेकिन उसका पेट मोटा हो जाएगा। ऐसे बच्चे आई होप आपने देखे होंगे, इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन है। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट, यानी मां ने अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया है जो कि 1 साल से बड़ा है। सो हम ऐसे बोलते हैं ना, इतना बड़ा होकर भी दूध पिएगा, तो 1 साल से बड़े बच्चे को जो है बेसिकली उसने दूध पिलाना बंद कर दिया और उन्हें ऐसा खाना दिया जो प्रोटीन कैरी नहीं करता लेकिन उसमें कैलोरी बहुत अच्छी खासी है। सो लाइक मरासमस, क्वाशियोरकर में भी जो है आपके मसल्स ठीक से डेवलप नहीं होंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स हो जाएगी, फेलियर ऑफ ग्रोथ हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है, और ब्रेन या फिर मेंटल रिटार्डेशन भी यहां पर होगी क्योंकि प्रोटीन भी आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अनलाइक मरासमस, सम फैट इज स्टिल अंडर द स्किन, थोड़ा बहुत फैट यहां पर देखने को मिलता है क्योंकि कैलोरी आपकी ठीक ठाक मिल चुकी है। मोर ओवर एक्सटेंसिव इडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, यानी कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि आपका पेट वगैरह जो है बाहर निकला रहता है और हाथ पैर आपके कंपैरेटिवली थिन रहते हैं। सो गाइज एक शॉर्ट में ये वीडियो बनाई है एंड बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई, पसीने टप टप टपक रहे हैं लेकिन तब भी रुका नहीं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बनाना तो है ही। सो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग लाइक करो इस वीडियो को, मोटिवेशन बहुत ज्यादा बना रहता है। लॉट्स ऑफ लव। 11th क्लास आज हमारी कंप्लीट हो गई है, 12th क्लास 1 शॉट वीडियोस हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम टुमारो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना जैसे आज से पहले आपने सारी वीडियोस को दिया है। थैंक यू सो मच।